अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी एक्शन और मैजिकल एडवेंचर पसंद है तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बना है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। ये चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस ओनली के लिए ही है। इसमें दिखाया गया सभी कैरेक्टर, इवेंट और कहानियाँ प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन, जगह और इवेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मज़ा देना है। ये वीडियो केवल मनोरंजन, समीक्षा और एक्सप्लेनेशन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और कहानियां उनके संबंधित मूल रचनाकारों की संपत्ति है। हमारा किसी भी प्रकार का कॉपीराइट का उल्लंघन का कोई इरादा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को इस वीडियो पर कोई आपत्ति हो तो कृपया करके हमसे संपर्क करें और हम आवश्यक सुधार या सामग्री हटाने की कार्रवाई करेंगे। वांग हॉन्ग ने अभी अपनी चाय का कप भी खत्म नहीं किया था कि तभी वह व्यक्ति एक बूढ़े आदमी को कमरे में ले आया। जूनियर हु जिन, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वरिष्ठ के पास मेरे लिए क्या निर्देश हैं? बूढ़े व्यक्ति ने प्रवेश करते ही पहले झुककर आदरपूर्वक पूछा। मैं आपके साथ मिलकर एक छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? वांग हॉन्ग ने चाय की एक घूंट लेने के बाद सहजता से कहा। ओह, जब तक ये जूनियर की क्षमताओं के भीतर है, मैं स्वाभाविक रूप से तैयार हूँ, हु जिन ने सावधानी से जवाब दिया। कौन जानता था कि फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर किस तरह का छोटा व्यवसाय प्रस्तावित करेगा? यह आपके लिए आसानी से उपलब्ध है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ राक्षसी जीवों के शव खरीदने में मदद करें। मैं इसके लिए अच्छी कीमत देने को तैयार हूं, वांग होंग ने समझाया। हालांकि उसने दूसरे के चेहरे पर आश्चर्य या खुशी का कोई संकेत नहीं देखा, बस एक ऐसा भाव था जिसे समझना मुश्किल था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दशक से भी अधिक समय पहले कुछ बागी साधकों ने इसी तरह का कारनामा किया था। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों या राक्षसी जीवों से प्राप्त सामग्री की तलाश में सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला में भटकते हुए उन्हें केवल मुसीबतें ही मिली और उन्होंने जो कुछ भी बचा सकते थे उसे बचाने का फैसला किया। अवसरों को हाथ से न जाने देने के सिद्धांत का पालन करते हुए उन्होंने राक्षसी जीवों के शवों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया। जिनान शहर लौटकर उन्होंने कई दुकानों का दौरा किया और दावा किया कि उन्हें राक्षसी जीवों के शवों की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने दुकानदारों से बातचीत की और उन्हें ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए सहमति जताई। अगले दिन उन्होंने राक्षसी जानवरों के शवों को लेकर लोगों को उन दुकानों में बिक्री के लिए भेजा और स्वाभाविक रूप से उन्हें अच्छी कीमत मिली। हालांकि दुकानों द्वारा शवों को खरीदने के बाद वे उस साधक का व्यर्थ ही इंतजार करते रहे जिसने उन्हें ऊंची कीमत पर खरीदने का वादा किया था। ये घटना जिनान शहर के गपशप करने वाले समूहों में एक चर्चित विषय बन गई। दुकानदार को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता था और जब वांग हॉन्ग ने बोलना समाप्त किया तो उसे लगा कि इस तरह की पुरानी चाल अभी भी चलन में है। अगर दूसरा पक्ष नींव निर्माण का विशेषज्ञ नहीं होता तो वह उसे पहले ही बाहर निकाल चुका होता। महोदय, हमारी छोटी सी दुकान बहुत कम मुनाफे पर चलती है और स्पिरिट स्टोन आसानी से उपलब्ध नहीं है। ये व्यवसाय हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है। कृपया किसी और को ढूंढ लें, हु जिन ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। इससे वांग हॉन्ग और भी हैरान हो गया। वह अच्छा प्रस्ताव दे रहा था तो वे इसे ठुकरा क्यों रहे थे? खैर, अगर वे नहीं चाहते थे तो वह उन्हें मजबूर नहीं करेगा। जिनान शहर में इतनी सारी दुकानें हैं तो एक बार मना करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वहां से निकलने के बाद वांग हॉन्ग ने कई अन्य दुकानों से संपर्क किया, लेकिन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उन सभी ने राक्षसी जानवरों के शवों को खरीदने में सहयोग करने से इनकार कर दिया। असमंजस और हताशा से भरा हुआ, उसे लगा कि भविष्य में उसे इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना होगा। एजियोर वॉर्ड सिटी में ऐसे मामूली मामलों में उसके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। अपने अधीनस्थों को एक साधारण आदेश देना ही पर्याप्त होगा। दुर्भाग्यवश अब उनमें वह शक्ति नहीं थी। एजियोर वॉर्ड सिटी अपेक्षाकृत सुरक्षित थी और खुले में एक या दो फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर की मौजूदगी से व्यवस्था बनी रहती। जिनान शहर अलग था। यह एक अराजक जगह थी जहां अक्सर संघर्ष होते रहते थे। अपर्याप्त शक्ति के साथ जीवित रहना चुनौतीपूर्ण होता। फिलहाल उनके पास फाउंडेशन बिल्डिंग के केवल दो साधक थे, लियू चांगशिंग और हे युआन, और उन्हें मा ब्रदर्स के फाउंडेशन बिल्डिंग की सफलता के बारे में अनिश्चितता थी। इस दिशा में विस्तार करने के लिए कम से कम उसे अपने अधीनस्थों के बीच फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स की संख्या में और वृद्धि करने की आवश्यकता थी। लेकिन फिलहाल उसे सहयोग के लिए इन दुकानों से संपर्क करना पड़ा। उसके पास खुद राक्षसी जीवों के शव इकट्ठा करने का समय नहीं था। उनका हमेशा से यह मानना था कि जिन मामलों का समाधान स्पिरिट स्टोन से हो सकता है, उनका समाधान स्पिरिट स्टोन से ही किया जाना चाहिए। इसलिए वांग हॉन्ग वापस उसी पहली दुकान पर लौट आया जहां वह गया था। इस दुकान के दुकानदार हु जिन ने अभी अभी वांग हॉन्ग को विदा किया था और अब देखते ही देखते वह वापस आ गया। हु जिन हैरान रह गया। क्या आजकल के धोखेबाज इतने ही जिद्दी होते हैं? फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक को नाराज करने में असमर्थ होने के कारण हु जिन अनिच्छा से वांग हॉन्ग को एक निजी कमरे में ले गया। वरिष्ठ, हमारी छोटी सी दुकान को हाल ही में स्पिरिट स्टोन के वितरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय वास्तव में सहयोग नहीं कर सकते। वांग हॉन्ग को देखते ही हु जिन ने सीधे शिकायत की। मुझे सच बताओ, मेरे साथ सहयोग करने में तुम्हारी अनिच्छा के पीछे क्या कारण है? वांग हॉन्ग ने अब नींव मजबूत करने वाले दबाव के साथ मांग की। वांग हॉन्ग को सचमुच क्रोधित देखकर हु जिन, भले ही उसके पास फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य स्तरीय साधक का समर्थन था, जानता था कि अगर वांग हॉन्ग ने क्रोध में आकर उसे मार डाला तो बाद में कोई बदला या मुआवजा नहीं मिलेगा।
उसे वांग हॉन को गंभीरतापूर्वक स्थिति समझानी पड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि उसे हमेशा से एक धोखेबाज समझा जाता रहा था। मैं यहाँ जमा राशि का एक हिस्सा अग्रिम भुगतान कर सकता हूँ। क्या इससे आपको तसल्ली होगी? वांग हॉन, जो ये साबित करने में असमर्थ था कि वह धोखेबाज नहीं है, ने दूसरे पक्ष के संदेह को दूर करने के लिए आंशिक भुगतान करने का फैसला किया। वांग हॉन ने न केवल उसे दोषी नहीं ठहराया बल्कि अग्रिम भुगतान करने को भी तैयार था। ये देखकर हु जिन आश्चर्यचकित रह गया और उसका भ्रम और भी गहरा हो गया। क्या ये धोखाधड़ी का कोई नया तरीका था? फिर भी वांग हॉन इतनी दूर तक आ चुका था और हु जिन उसे नाराज किए बिना मना नहीं कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, हु जिन ने बार बार सिर हिलाया। उसने इन अग्रिम भुगतानों से राक्षसी जानवरों के शव खरीदने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया था और एक भी अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन नहीं लेगा। ये रहे 5000 स्पिरिट स्टोन। मैं 1 महीने बाद राक्षसी जानवरों के शव लेने वापस आऊंगा। वांग हॉन्ग ने 5000 स्पिरिट स्टोन रखे और फिर चला गया। 1 महीने बाद वांग हॉन्ग उसी दुकान में उसी गुप्त कमरे में वापस लौटी। हु जिन ने कई भंडारण थैले वांग हॉन्ग को सौंप दिए, जिन्होंने दिव्य चेतना से उनका अवलोकन करने के बाद भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या बस इतना ही है? उसने 5000 स्पिरिट स्टोन जमा के रूप में छोड़े थे और इन राक्षसी जानवरों के शवों की कीमत 500 भी नहीं थी। वरिष्ठ महोदय, कृपया परेशान न हों। 1 महीने में हमें बस इतना ही मिला है, कुल मिलाकर 260 स्पिरिट स्टोन। हु जिन को भी थोड़ा अपराध बोध हुआ क्योंकि उसने वांग हॉन्ग के लिए सक्रिय रूप से राक्षसी जानवरों के शव एकत्र नहीं किए थे। दुकान के प्रवेश द्वार पर उनकी खरीद का विज्ञापन करने वाला कोई बोर्ड भी नहीं था। वांग हॉन्ग हताश था। एजोर वॉर्ड सिटी कई राक्षसी जानवरों के शव खरीद सकती थी और पास में ही मानव राक्षस युद्ध क्षेत्र होने के कारण वे सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला में उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते थे। अगर झांग चुनफेंग एक बार पहाड़ों में प्रवेश कर लेता तो वह कई राक्षसी जानवरों के शव इकट्ठा कर सकता था। वांग हॉन्ग ने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि भरोसेमंद अधीनस्थ मिलना मुश्किल है। यही सौदा है। भविष्य में आप जितने भी राक्षसी जीव के शव खरीदेंगे, मैं आपको उसके बदले में 2/10वां हिस्सा दूसरे दर्जे की पौष्टिक सार की गोलियां देने को तैयार हूं। चूंकि दूसरी पार्टी ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई, इसलिए वांग हॉन्ग के पास उन्हें लाभ देकर लुभाने के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं था। कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण नरिशिंग एसेंस पिल्स की कीमत में भी काफी वृद्धि हो गई थी। प्रत्येक गोली की कीमत अब 400 स्पिरिट स्टोन थी और इसे प्राप्त करना मुश्किल हो गया था। इस बार हु जिन थोड़ा हैरान रह गया। पोषण देने वाली सार गोलियां दुर्लभ संसाधन थीं और आत्मा पत्थरों के साथ भी शायद वे प्राप्त न हो सकें। उसे दूसरे पक्ष के इरादों पर शक होने लगा, लेकिन चाहे वो नेक इरादे से हो या झूठ से, उसने इस बार और ज्यादा खरीदने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि क्या वांग हॉन्ग वाकई नरिशिंग एसेंस पिल्स को भुगतान के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसे बहुत बड़ा मुनाफा होगा। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वांग हॉन्ग के जाने के बाद हु जिन ने प्रवेश द्वार पर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, राक्षसी जानवरों के शवों की अत्यधिक मांग। वहां से गुजर रहे साधकों को जल्द ही इसका पता चल गया और उनमें से कुछ ने अंदर आकर जानकारी जुटाने की कोशिश की। सटीक जानकारी मिलने पर उनमें से कुछ समूह राक्षसी जीवों के शवों को इकट्ठा करने के लिए सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़े। 1 महीने बाद जब वांग हॉन्ग को हु जिन दोबारा मिला तो हु जिन ने उसे राक्षसी जीवों के शवों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा करने में मदद की थी। राक्षसी जीवों के स्वाभाविक रूप से बड़े आकार और उनके कम बाजार मूल्य के कारण उस ढेर की कीमत 5000 स्पिरिट स्टोन भी नहीं थी। हु जिन को अब भी थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे डर था कि वांग हॉन्ग कहीं उसे धोखा न दे दे। दुकानदार होने के नाते, न कि मालिक होने के कारण, वह महत्वपूर्ण नुकसान सहन नहीं कर सकता था। वांग हॉन्ग ने प्रारंभिक 5000 स्पिरिट स्टोन को जमा राशि के रूप में अपने पास रख लिया और फिर 2 पौष्टिक सार की गोलियों और कई हजार स्पिरिट स्टोन से भुगतान किया। इन स्पिरिट स्टोन को प्राप्त करने के बाद हु जिन को कुछ आत्मविश्वास मिला और उसने खरीदारी का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। पहले शवों को इकट्ठा करने के लिए पहाड़ पर गए स्वतंत्र किसान इसके लाभों का स्वाद चखने के बाद उत्साहपूर्वक एक बार फिर सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला की ओर जाने की तैयारी करने लगे। अगले महीनों में वांग हॉन्ग की आय लगातार बढ़ती रही। हालांकि सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला में राक्षसी जानवरों के शव अंततः सीमित संख्या में ही पाए गए। सामान्य परिस्थितियों में जो प्रचुर मात्रा में प्रतीत होता था, उसका कारण यह था कि उन्हें पर्वत पर अवांछित रूप से छोड़ दिया गया था, जिससे प्रचुरता का भ्रम पैदा हो गया था। अचानक सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला में रहने वाले कई छोटे राक्षसी जीव, जो शवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते थे, ने पाया कि मनुष्यों ने उनका भोजन स्रोत छीन लिया है। ये राक्षसी जानवर भूखे रह गए, रात भर दहाड़ते रहे, चुपचाप उन मनुष्यों से नाराज थे जिन्होंने उनका भोजन चुरा लिया था। वांग हॉन्ग ने दानव निवारक वृक्ष के बीजों को परिष्कृत करके सार तत्व की गोलियां बनाई। इनकी मात्रा इतनी अधिक थी कि वह कुछ समय तक इनका उपयोग नहीं कर सकता था। उसने एक ट्रांसमिशन ताबीज भेजा, जिससे झांग चुनफेंग को बुलाया गया। कई राक्षसी शव झांग चुनफेंग की मदद से एकत्र किए गए थे, इसलिए उनमें से कुछ उसके साथ साझा करना उचित ही था। ये एसेंस कोर गोलियां तुम्हारे लिए हैं। वांग हॉन्ग ने झांग चुनफेंग को गोलियों की कई बोतलें सौंप दी। एसेंस कोर पिल्स लेने के बाद झांग चुनफेंग ने महसूस किया कि पहाड़ों में आने वाले साधकों की संख्या बढ़ गई है, जिससे राक्षसी जानवरों के शवों को ढूंढना मुश्किल हो गया है, जब तक कि वह उन्हें स्वयं न मार डाले। उसे शक था कि इसके पीछे वांग हॉन्ग का हाथ है। आप लगभग 3 साल से जिनान शहर में हैं। क्या आपको पता चला है कि हम कब वापस जा सकते हैं? वांग हॉन्ग ने फिर पूछा। मैंने कुछ नहीं सुना। हाल ही में दानव कुल के साथ एक बड़ा युद्ध हुआ होगा और वे हमें जाने की अनुमति देने की संभावना कम रखते हैं, झांग चुनफेंग ने उत्तर दिया।
अरे, आपको कैसे पता? वांग होंग ने पूछा। कुछ समय पहले ऐसी अफवाहें फैली थीं कि दानव कबीले ने सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला में मध्यम आकार की स्पिरिट स्टोन की नस खोजी है। ये सच है या नहीं, इसकी फिलहाल जांच चल रही है। एक अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू साधक के रूप में झांग चुनफेंग के पास सूचना के स्रोतों की एक व्यापक श्रृंखला थी। साधना जगत में आध्यात्मिक पत्थरों को आध्यात्मिक पत्थरों की शिराओं से निकाला जाता था और गिनती के लिए मानक आकारों में काटा जाता था। ये शिराएं आमतौर पर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर स्थानों में स्थित होती थीं, जो समय के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अवशोषित करती थीं। इन्हें छोटे, मध्यम, बड़े और अति बड़े श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। छोटी शिराओं से सीमित मात्रा में निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त होते थे। दूसरी ओर, मध्यम शिराओं से अधिक मात्रा में स्पिरिट स्टोन प्राप्त होते थे, जिनमें मुख्यतः निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होते थे और कुछ मध्यम श्रेणी के भी होते थे। यदि वार्षिक निष्कर्षण को नियंत्रित किया जाए तो स्पिरिट स्टोन की विशाल नसें खनन के दौरान लगातार नए स्पिरिट स्टोन उत्पन्न कर सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि 6 प्रमुख संप्रदायों में से प्रत्येक एक विशाल स्पिरिट स्टोन नस को नियंत्रित करता है, जो उनके सतत विकास का आधार है। विशाल आध्यात्मिक शिराओं में मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के अलावा उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिलने की भी संभावना होती है। उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों में अपार आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर 10,000 मध्यम श्रेणी के पत्थरों के बराबर होता है। उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का उपयोग गोल्डन कोर के साधकों को उनके अभ्यास में सहायता करने के लिए किया जाता है और इनके उत्कृष्ट प्रभाव होते हैं, विशेष रूप से फाउंडेशन बिल्डिंग और ची कल्टीवेशन के साधकों के लिए। तीसरे स्तर की आध्यात्मिक वस्तुओं की कमी के कारण साधना में सहायक वस्तुएं स्वर्ण कोर साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को रखने वाला कोई भी व्यक्ति या तो उन्हें व्यक्तिगत उपयोग के लिए गुप्त रखता है या स्वर्ण कोर साधकों को भेंट करता है, अन्यथा ये खतरनाक हो सकता है। जहां तक विशालकाय स्पिरिट स्टोन शिराओं की बात है, वे केवल प्राचीन ग्रंथों में दर्ज किंवदंतियों मात्र हैं। प्राचीन काल में कई विशालकाय स्पिरिट अयस्क मौजूद थे, लेकिन उनमें से अधिकांश युद्धों में नष्ट हो गए। इन शिराओं को पोषित करने के लिए अपर्याप्त स्पिरिट क्यूई के कारण वे धीरे धीरे लुप्त हो गईं। बाउंड्री माउंटेन रेंज में पाई जाने वाली मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन की नस में एक मध्यम आकार की शक्ति स्थापित करने के लिए पर्याप्त मूल्य है। यदि यह जानकारी सच है तो निस्संदेह कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी, और कौन जानता है कि इस प्रक्रिया में कितने लोग अपनी जान गंवाएंगे। सावधान रहो, दानव कुल के लोग शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं और आमने सामने की लड़ाई पसंद करते हैं। बेहतर होगा कि तुम आमने सामने की लड़ाई के लिए उपयुक्त आध्यात्मिक हथियार खोज लो, वांग होंग ने सलाह दी, क्योंकि वह जानता था कि झांग चुनफेंग के पास भी खुद उसकी तरह आमने सामने की लड़ाई के लिए उपयुक्त आध्यात्मिक हथियार नहीं था। मैंने हाल ही में इस दिशा में कुछ प्रगति की है। मैंने 2 शोधन उपकरण सामग्री का आदान प्रदान किया है और शोधन में सहायता के लिए एक शोधन उपकरण विशेषज्ञ से संपर्क करने की योजना बना रहा हूं, झांग चुनफेंग ने उत्तर दिया। हाल ही में फाउंडेशन बिल्डिंग में हुए साधकों के आदान प्रदान सम्मेलन में झांग चुनफेंग को सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसे 10,000 पाउंड से अधिक वजन की 2 अयस्क सामग्रियां प्राप्त हुईं। अफवाह थी कि ये दानव कुल से लूटी गई थी, क्योंकि वे औजारों को परिष्कृत करने में कुशल नहीं थे, इसलिए एक राक्षसी जानवर ने इन भारी अयस्कों का उपयोग करके हमला किया। यह अच्छी बात है। अगर आपके पास स्पिरिट स्टोन कम पड़ जाएं, तो मुझे बता देना। पक्का, शुक्रिया। झांग चुनफेंग को विदा करने के बाद वांग होंग ने अपना रसायन विद्या का कार्य जारी रखा। एसेंस कोर पिल्स के इस बैच को परिष्कृत करने से उनके रसायन विद्या कौशल में और निखार आया। एक भट्टी में 30 भागों की सामग्री को परिष्कृत करके उनकी दवा बनाने की सफलता दर लगभग 40% तक पहुंच गई थी। जिनान शहर में रहने के दौरान लगातार 40% दवा बनाने की सफलता दर ने उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। अब अधिक से अधिक किसान औषधि शोधन के लिए उनके पास आने लगे और उन्होंने आने वाले सभी लोगों को स्वीकार कर लिया। अधिकांश साधक आमतौर पर 1 या 2 भट्टियों में 2 या 3 गोलियां तैयार करने का अनुरोध करते थे। 40 पोषक सार गोलियों का अनुरोध करने वाले साधक जैसे लोग बहुत कम थे। वह साधक डरकर भाग जाने के बाद अपना चेहरा दिखाने में बहुत शर्म महसूस कर रहा था। सामान्य द्वितीय श्रेणी की गोलियों के लिए वांग होंग उन्हें व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत करने की जहमत नहीं उठाता था। वह सामग्री एकत्र करता और आवश्यकता पड़ने पर सीधे अपने भंडार से कुछ गोलियां दे देता था। देखने में भले ही वह घाटे में चल रहा हो, लेकिन रसायन शास्त्र की फीस काटने के बाद वास्तव में उसे ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा था, बस गोलियों की कमाई थोड़ी कम हो रही थी। फिलहाल उसके पास गोलियों की कमी नहीं थी और समय बचाना ज्यादा जरूरी था। अनुभव बढ़ने के साथ साथ उसकी गोलियों से दवा लेने की सफलता दर में लगातार सुधार होता रहेगा। यदि कोई उसे कोई ऐसी जड़ी बूटी लाकर देता जो उसके पास नहीं होती, तो वह उसे एक एक करके बड़े लगन से शुद्ध करता। इस विधि से उसकी औषधि बनाने की सफलता दर 50% से भी अधिक हो गई थी, जिससे वह अपने लिए कुछ अतिरिक्त औषधियां बचा लेता था। ऐसा करने के पीछे उनका असली मकसद औषधि शोधन की तलाश में अधिक लोगों को आकर्षित करना था, जिससे उन्हें दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का पता लगाने का मौका मिल सके। साधना कक्ष में वांग होंग ने 3 पौष्टिक सार की गोलियां तैयार की। लकड़ी की आग से भस्म करने की तकनीक पूरी करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी साधना समाप्त की। अपना हाथ बढ़ाते ही उसकी उंगली के सिरे पर लाल रंग की एक पतली लौ प्रकट हुई। ये पतली लौ, जो केवल आधी चॉपस्टिक जितनी मोटी थी, लकड़ी की आग से जलाने की तकनीक के माध्यम से विकसित आध्यात्मिक अग्नि थी। हालांकि आकार में छोटा था, वांग होंग ने इसकी शक्ति का परीक्षण कर लिया था। आध्यात्मिक शक्ति से समर्थित रक्षा कवच के साथ आध्यात्मिक अग्नि को इसमें छेद करने में कुछ ही सांसें लगी, हालांकि वह छेद छोटा ही था। उसी क्षण एक संदेशवाहक ताबीज उसकी ओर उड़कर आया और उसके फैले हुए हाथ ने उसे पकड़ लिया। आमतौर पर इस तरह के संदेश का आना इस बात का संकेत होता था कि कोई और ग्राहक उसकी सेवाएं लेना चाहता है।
ट्रांसमिशन ताबीज को सुरक्षित रखने के बाद वांग होंग साधना कक्ष से बाहर निकल गया। किंगजू टावर के एक अतिथि कक्ष में क्यू ज्यूलिन नामक एक मध्य स्तरीय फाउंडेशन बिल्डिंग साधक गहरी चिंता के भाव से बैठा था। वह जिनान शहर में स्थित एक साधना परिवार का मुखिया था। जैसे ही वांग होंग ने प्रवेश किया, क्यू ज्यूलिन की पिछली चिंता तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह उसका सामान्य आत्मविश्वास और संयम आ गया, मानो पहले कभी कोई चिंता थी ही नहीं। प्रणाम साथी साधक, मैं वांग होंग हूँ, किंगशू टावर का एक रसायनज्ञ। क्या मैं आपसे उस प्रकार की औषधि के बारे में पूछ सकता हूँ जिसकी आपको आवश्यकता है? वांग होंग ने झुककर पूछा। क्या तुमने अजगर सांप की गोली के बारे में सुना है? क्यू ज्यूलिन ने पूछा। अजगर सांप की गोली एक अपेक्षाकृत दुर्लभ प्रकार की दवा थी, जिसके लिए 98 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती थी, जिनमें से 10 अत्यंत दुर्लभ थीं। इसका मुख्य घटक ड्रैगन ब्लड ग्रास विशेष रूप से कीमती था और क्यू ज्यूलिन को संयोगवश प्राप्त हुआ था। आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की दुर्लभता के कारण कई रसायन शास्त्रियों ने इस गोली को बनाने का प्रयास ही नहीं किया था। क्यू ज्यूलिन इसे किसी को भी सौंपने में संकोच कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि असफल प्रयास से आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का दूसरा सेट प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। अजगर सांप की गोली, मुझे इसका कुछ अनुभव है, वांग होंग ने थोड़ी हैरानी के साथ जवाब दिया। अजगर सांप की गोली में इस्तेमाल होने वाली मुख्य जड़ी बूटी ड्रैगन ब्लड ग्रास वह चीज थी जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। आज अप्रत्याशित रूप से एक अवसर सामने आया था और उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह क्यू ज्यूलिन की रुचि बनाए रखे। तो साथी साधक, आपने पहले ही अजगर सांप की गोली तैयार कर ली है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, क्यू ज्यूलिन ने उत्साह से कहा। वांग होंग ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया, जिससे उनके चेहरे पर एक रहस्यमय गहराई झलक रही थी। सच तो यह है कि वांग होंग ने कभी भी इस विशेष गोली को परिष्कृत नहीं किया था। उन्होंने अनुभव होने का दावा किया, लेकिन कभी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि उन्होंने इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है। कई वर्षों तक गोलियों का अध्ययन करने के कारण उन्हें लगभग किसी भी प्रकार की गोली को संभालने का पूरा भरोसा था। वह पूरी तरह से झूठ नहीं बोल रहा था और पाइथन सरपेंट पिल जैसी दूसरी श्रेणी की गोली के लिए उसने पहले प्रयास में लगभग 20 से 30% सफलता दर का अनुमान लगाया था। मुझे आश्चर्य है कि अजगर सांप की गोली को परिष्कृत करने की सफलता दर कितनी है? क्यू ज्यूलिन ने आशा भरी नजरों से पूछा। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। जैसा कि आप जानते हैं, अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो सकती हैं। हालांकि मैं आपको एक बात का आश्वासन दे सकता हूं, यदि गोली की सफलता दर 30% से कम है तो मैं कोई शोधन शुल्क नहीं लूंगा। आमतौर पर जब रसायन शास्त्री दवाइयां बनाने में मदद करते थे तो एक गोली के लिए भी वे लाभ में हिस्सा मांगते थे। वांग होंग का प्रस्ताव पहले से ही काफी लुभावना था और इससे उसका आत्मविश्वास झलकता था। क्यू ज्यूलिन उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकी। इससे पहले वह कई रसायन शास्त्रियों से संपर्क कर चुका था, लेकिन उनमें से किसी को भी अजगर सर्प की गोली बनाने का अनुभव नहीं था। कम से कम इस साधक को कुछ अनुभव तो था। तो फिर मैं ये कार्य आपको सौंपती हूँ, क्यू ज्यूलिन ने वांग होंग को एक स्टोरेज बैग देते हुए कहा। वांग होंग ने इसकी सामग्री का निरीक्षण किया और सुनिश्चित किया कि सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सही मात्रा में हैं। पूरी तरह से जांच के बाद 10 दिनों में गोली लेने के लिए वापस आने का समझौता हुआ। सामग्री को अपने साथ वापस ले जाकर वांग होंग ने अपने निजी स्थान में उन कुछ प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को बोया जिनकी उसे कमी थी और उन्हें परिपक्व होने तक पाला पोसा। फसल में 3 दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं, विशेष रूप से ड्रैगन ब्लड ग्रास, जो उसकी शरीर को मजबूत करने वाली अजेय स्वर्ण शरीर तकनीक की साधना के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक जड़ी बूटी थी। इस तकनीक में उनकी प्रगति धीमी रही थी, वे अभी भी त्वचा संवर्धन की पहली परत के प्रारंभिक चरण में ही थे। ड्रैगन ब्लड ग्रास प्राप्त होने के बाद कुछ और वर्षों के अभ्यास के बाद इस तकनीक में उनकी उन्नति में काफी तेजी आएगी। इसके बाद उन्होंने अजगर सांप की गोली के लिए आवश्यक प्रत्येक प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाउडर बनाया और प्रत्येक के गुणों से खुद को परिचित कराया। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के दृढ़ संकल्प के साथ वांग होंग ने प्रत्येक जड़ी बूटी के गुणों को समझने में 5 दिन बिताए। फिर वह एक और दिन चुपचाप बैठे रहे, हर छोटी से छोटी बात पर बारीकी से विचार करते रहे ताकि कुछ भी गलत न हो। हालांकि रसायन शास्त्र की दुनिया में असफलताएं आम थीं, खासकर द्वितीय श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने के पहले प्रयासों में वांग होंग को किंगजू संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था और ग्राहक की किसी भी आपत्ति को आसानी से संभाला जा सकता था। हालांकि वह मामले को ज्यादा बदसूरत नहीं दिखाना चाहता था। चूंकि उसे पहले ही लाभ मिल चुका था, इसलिए उसने ग्राहक के लिए कई गोलियां बनाने का लक्ष्य रखा। अपने मन में इस प्रक्रिया का कई बार अनुकरण और अभ्यास करने के बाद उसने कीमियागरी की प्रक्रिया शुरू की। सावधानीपूर्वक तैयारी के साथ रसायन शास्त्र की प्रक्रिया सुचारू रूप से चली और अजगर सांप की गोली बनाने में केवल 2 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा। उनके पिछले प्रयास व्यर्थ नहीं गए और परिणाम से वे प्रसन्न हुए। सौभाग्य के चलते उन्हें 4 अजगर सांप की गोलियां प्राप्त हुईं, जो इस गोली को परिष्कृत करने के उनके पहले प्रयास के लिए एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। 10वें दिन क्यू ज्यूलिन गोलियां लेने पहुंचा। वांग होंग ने उसे 2 अजगर सर्प गोलियां सौंपते हुए कहा कि केवल 3 ही सफलतापूर्वक तैयार की गई हैं और उसने एक गोली तैयारी शुल्क के रूप में काट ली है। क्यू ज्यूलिन ने खुशी खुशी गोलियां ग्रहण की और वांग होंग के रसायन शास्त्र कौशल की प्रशंसा की। प्रथम श्रेणी के रसायन शास्त्रियों की तुलना में द्वितीय श्रेणी के रसायन शास्त्रियों की औषधि बनाने की सफलता दर आमतौर पर कम होती थी, जबकि प्रथम श्रेणी के रसायन शास्त्री 50% या उससे अधिक सफलता दर प्राप्त कर सकते थे। इसका कारण द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की कमी थी, जिसके कारण रसायन विद्या के अवसर कम हो जाते थे। वांग होंग का सतर्क दृष्टिकोण उचित ही था।
किंग्जू संप्रदाय में कई ऐसे विशेषज्ञ थे जिनकी औषधि बनाने की सफलता दर 50% से अधिक थी, लेकिन वे आमतौर पर नींव स्थापित करने वाली औषधियों जैसी दुर्लभ औषधियों को परिष्कृत करने में लगे रहते थे। नवपदोन्नत द्वितीय श्रेणी के रसायन शास्त्रियों को अक्सर साधना जगत में रसायन शास्त्र में योगदान देने के लिए भेजा जाता था, साथ ही वे अन्य लोगों की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उपयोग करके अपने शिष्यों का प्रशिक्षण भी करते थे। 2 महीने बाद झांग चुनफेंग कुछ खबर लेकर वांग होन के पास आया। दानव कबीले द्वारा सीमा पर्वत श्रृंखला में मध्यम आकार की आत्मा पत्थर की नस की खोज की पहले फैली अफवाहें सच निकली। दानव कबीले के कई प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सदस्य वहां तैनात थे, जो लंबे समय तक रहने के लिए अपनी रक्षा और संरचनाओं को मजबूत कर रहे थे। स्थिति गंभीर थी। यदि दानव वंश सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला में, विशेष रूप से आत्मा पत्थर की नस को आधार बनाकर, एक मजबूत गढ़ स्थापित करने में सफल हो जाता, तो यह मानव जाति के लिए अत्यधिक हानिकारक होता। जिनान शहर के नेताओं के बीच विचार विमर्श के बाद स्पिरिट स्टोन की नस पर कब्जा करने के लिए सबसे शक्तिशाली सेना का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। कम से कम उनका उद्देश्य दानव कबीले की रक्षात्मक संरचनाओं को भंग करना था। जिनान शहर में 10 गोल्डन कोर साधक थे, जिनमें से 6 इस मिशन में भाग लेंगे। शहर में मौजूद 2000 से अधिक फाउंडेशन बिल्डिंग साधकों में से केवल 500 ही पीछे रहेंगे, जबकि बाकी को स्पिरिट स्टोन की नस के लिए चल रही लड़ाई में शामिल होने के लिए भेजा जाएगा। इस दिन जिनान शहर से 6 विशालकाय उड़ने वाली नौकाएं उड़ान भरने लगीं। ये नौकाएं, जिनमें से प्रत्येक लगभग 40 से 50 झांग लंबी और 15 से 16 झांग चौड़ी थी, स्पिरिट एनर्जी कैनन नामक एक विशिष्ट हथियार से सुसज्जित थीं। प्रत्येक उड़ने वाली नाव पर असंख्य स्पिरिट एनर्जी कैनन लगे हुए थे, जिनमें से 10 से अधिक कैनन दोनों तरफ लगे थे और भयंकर जानवरों के दांतों जैसे दिखते थे। इस स्पिरिट एनर्जी कैनन को स्पिरिट स्टोन से युक्त करके ची कल्टीवेशन स्तर के साधक भी नियंत्रित कर सकते थे। हालांकि ची साधना करने वाले साधकों के लिए ये तो आसानी से नियंत्रित हो जाता था, लेकिन इसकी शक्ति एक मध्य स्तरीय नींव निर्माण साधक के बराबर थी और इसकी मारक क्षमता भी प्रभावशाली थी। हालांकि हर फायदे के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं, और यह स्पिरिट एनर्जी कैनन भी इसका अपवाद नहीं था। ये स्पिरिट स्टोन का तेजी से उपभोग करता था। प्रत्येक वार के लिए 10,000 स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती थी। इसकी एक और खामी इसकी कम सटीकता थी। स्पिरिट एनर्जी कैनन को डिवाइन सेंस का उपयोग करके निशाना नहीं बनाया जा सकता था, जिससे सटीक निशाना लगाना या लक्ष्य पर लॉक करना मुश्किल हो जाता था। विरोधियों के लिए हमलों से बचना एक कारगर रणनीति थी। इसलिए ये स्पिरिट एनर्जी कैनन वास्तव में बड़े पैमाने की लड़ाइयों में तभी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे जब इन्हें बड़ी संख्या में तैनात किया जाता था। प्रत्येक विशाल पोत में एक गोल्डन कोर साधक तैनात होता था, जिसमें 2 से 300 फाउंडेशन बिल्डिंग साधक और 100 से अधिक ची कल्टीवेशन अभ्यासी होते थे। ची साधना के शिष्यों को उड़ने वाली नौकाओं पर विविध कार्यों और आध्यात्मिक ऊर्जा तोपों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस मिशन की तीव्र गति के कारण केवल सीमित संख्या में ची साधना करने वाले शिष्यों को ही साथ लाया गया था। 6 उड़ने वाली नौकाएं एक महत्वपूर्ण निवेश थीं, जो जिनान शहर की संपूर्ण संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती थीं। 10,000 ची साधना शिष्यों को बलि का बकरा बनाने से जुलूस की गति काफी धीमी हो जाएगी, जिससे दानव कुल को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। झांग चुनफेंग किंगशू संप्रदाय के साथी शिष्यों के साथ एक उड़ने वाली नाव पर खड़ा था। विभिन्न गुटों ने स्वाभाविक रूप से आपसी सहयोग के लिए अपनी सेनाओं को एकत्रित कर लिया था। सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला के एक विशिष्ट स्थान पर विशाल पत्थरों से 7 ऊंचे पत्थर के टावर बनाए गए थे, जो अभी भी निर्माणाधीन दीवारों से जुड़े हुए थे। कई राक्षसी जीव अपनी पीठ पर बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक ढोते हुए आते जाते रहते थे। उनमें मनुष्य भी शामिल थे। कुछ निर्माण कार्य में लगे हुए थे, जबकि अन्य संरचनाएं बना रहे थे। इन मनुष्यों को दानव कुल के पालतू जानवर माना जाता था, जिनका उपयोग दीवार निर्माण और संरचना व्यवस्था जैसे कार्यों के लिए किया जाता था, जहां दानव कुल मनुष्यों की तुलना में कमजोर साबित होता था। ये सहयोग उन्हें केवल मांस के लिए मारने की तुलना में कहीं अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। इसी क्षण दूर से 6 काले बिंदु दिखाई दिए। एक पत्थर के टावर के ऊपर एक मानवाकार राक्षसी जानवर सीधा खड़ा था, जो उन बिंदुओं की दिशा में देख रहा था। गरज अपनी अनूठी भाषा में उस राक्षसी जानवर ने चेतावनी जारी की। दानव कबीले के कुछ सदस्य समझ गए और तुरंत भागने लगे, जबकि अन्य भ्रमित होकर समझने में कुछ क्षण लगे। चींची, रिबिट, विलाप, विभिन्न दिशाओं से कई भयानक दहाड़ें गूंज उठी, जिससे राक्षसी जीवों को स्थिति का अंदाजा हो गया। वे सतर्कता और चौकसता से अधूरी दीवारों पर तेजी से चढ़ गए। साथ ही अपूर्ण संरचना सक्रिय हो गई, जिससे दीवारों और पत्थर की संरचनाओं को ढकने वाली एक विशाल सुरक्षात्मक ढाल बन गई। पश्चिमी जो दानव लोक में प्रत्येक दानव जनजाति की अपनी अनूठी भाषा थी, जिससे विभिन्न प्रजातियों के बीच संवाद करना चुनौतीपूर्ण हो जाता था। दानव कुल की भाषा को एकीकृत करने के पूर्ण प्रयास असफल रहे, क्योंकि अधिकांश दानव अन्य जातियों की भाषाओं को सीखने और उपयोग करने के इच्छुक नहीं थे। गाय को म्याऊं करना सिखाना, मेढक को भालू की तरह गुर्राना सिखाना या बाज को भेड़िए की तरह चिल्लाना सिखाना वाकई काफी मुश्किल काम था। अंततः पश्चिमी जो दानव लोक में मानव जाति की भाषा सबसे व्यापक रूप से प्रचलित भाषा बन गई। इसका कारण यह था कि लगभग हर जनजाति मानवों को पालतू जानवर के रूप में रखती थी, और उनसे संवाद करने का सबसे सुविधाजनक तरीका मानव भाषा में महारत हासिल करना या कम से कम उसे समझना था, भले ही वे उसे बोल न सकें। उड़ने वाली नाव पर नींव निर्माण के कई साधक दानव कबीले द्वारा निर्मित दीवारों और संरचनाओं का बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे। शांग, एक फॉर्मेशन मास्टर के रूप में आप इस दानव कुल फॉर्मेशन के बारे में क्या सोचते हैं? एक धूसर वस्त्रधारी साधक ने अपने बगल में खड़े लाल चेहरे और काली दाढ़ी वाले साधक से पूछा। हाँ, भाई ली, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मैं अभी फॉर्मेशन मास्टर के दूसरे स्तर पर पहुंचा हूं। मेरे अनुभव और शक्ति में अभी कमी है।
लेकिन ये 7 स्टार प्रोटेक्शन एरे बेहद अपरिष्कृत है, खामियों से भरा हुआ है। लाल चेहरे वाले साधक ने मुस्कुराते हुए अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। हाहा, ये तो इन दरिंदों का छल है। हम इन्हें झटपट हरा देंगे, एक युवा साधक हंसते हुए बोला। युवा जूनियर, उन्हें कम मत समझो। दानव वंश सदियों से हमारी मानव जाति के विरुद्ध खड़ा रहा है और उनकी स्थिति भी काफी मजबूत है। उनके पास निश्चित रूप से असाधारण क्षमताएं होंगी, एक अधिक परिपक्व दिखने वाले अधेड़ उम्र के साधक ने चेतावनी दी। सलाह के लिए धन्यवाद, बड़े भाई। युवा साधक ने तुरंत अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। जैसे ही उड़ने वाली नाव दानव कुल द्वारा निर्मित शहर के पास पहुंची, पत्थर की मीनार पर मौजूद कई 3 स्तरीय राक्षसी जीवों ने आने वाले जहाज पर दहाड़ मारी। उड़ने वाली नाव पर मौजूद स्वर्ण मूल साधक के आदेश पर दर्जनों आध्यात्मिक ऊर्जा तोपों ने शहर की ओर निशाना साधा। एक और आदेश के साथ प्रत्येक स्पिरिट एनर्जी कैनन ने शहर की दीवार पर एक ही स्थान की ओर प्रकाश की एक किरण दागी, जिससे संरचना और दीवार दोनों में एक विशाल छेद बन गया। दानव वंश दयालु स्वभाव का नहीं था और उन पर हमला होना उनकी आदत नहीं थी। दानव वंश के शिविर से एक भयंकर दहाड़ गूंजी, जो जवाबी कार्रवाई का संकेत थी। उड़ने और रेंगने वाले हर प्रकार के राक्षसी जीव उड़ने वाली नाव की ओर दौड़े। उसी समय उड़ने वाली नाव पर मौजूद नींव निर्माण के साधक हरकत में आ गए और दानव कबीले के साथ एक अराजक युद्ध में उलझ गए। झांग चुनफेंग ने अपनी रक्षा के लिए ढाल उठाए और चारों दिशाओं से आ रहे हमलों को रोका। युद्ध क्षेत्र खतरों से भरा था और साथी के हाथों भी अनजाने में चोट लग सकती थी। उसके हाथ से एक उड़ती हुई तलवार निकली और प्रारंभिक अवस्था के 3 स्तरीय भालू के आकार के राक्षसी दानव के सिर की ओर निशाना साधा। दानव ने एक ही पंजे से तलवार को झटक दिया और दहाड़ते हुए झांग चुनफेंग की ओर दौड़ पड़ा। विशालकाय और मजबूत भालू ने अपने मांसल पंजों से झांग चुनफेंग पर हमला किया। समय रहते अपनी ढाल न निकाल पाने के कारण झांग ने जल्दी से अपना हाथ उठाकर हमले को रोकने की कोशिश की। हमले के प्रभाव से उसका हाथ सुन्न हो गया और वह अनजाने में पीछे हट गया। पहले मारी गई उड़ने वाली तलवार को अनदेखा करते हुए उसने पहाड़ चीरने वाली विशाल कुल्हाड़ी निकाली और उसे भालू के सिर की ओर घुमाया। हाल ही में प्राप्त 2 आध्यात्मिक अयस्कों से परिष्कृत ये कुल्हाड़ी एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार थी, जिसका वजन 30,000 जिन था। झांग चुनफेंग की वर्तमान शक्ति के लिए भी इतनी भारी कुल्हाड़ी चलाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। हालांकि वांग हॉन्ग ने उसे कई सारकोर गोलियां प्रदान की थीं। उन सभी का सेवन करने और उनके प्रभावों को अपनी साधना के साथ मिलाकर उसने 1 लाख जिन की शक्ति प्राप्त करने की उम्मीद की। उस स्थिति में विशाल कुल्हाड़ी का उपयोग करना बहुत आसान हो जाएगा। अपनी पूरी ताकत लगाते हुए झांग चुनफेंग ने एक तेज आवाज के साथ विशाल कुल्हाड़ी को घुमाया और भालू के सिर पर निशाना साधा। दानव वंश शारीरिक रूप से बलवान था, लेकिन वे अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंचे थे कि किसी जादुई हथियार का सीधे सामना कर सकें। भालू ने तेजी से अपना हाथ पीछे खींचकर आती हुई कुल्हाड़ी को रोक दिया। भालू के अनुभव को देखते हुए किसी मानव साधक के साथ सीधे टकराव की स्थिति में जब तक वह दूरी कम कर लेता है, तब तक मनुष्य उसकी दया पर निर्भर रहेगा। शर्तें: अगर आपको सीक्रेट फार्मिंग स्पेस नॉवेल पसंद है और आप चाहते हैं कि पूरी सीरीज सबसे पहले और सबसे तेज पढ़ने को मिले, तो अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सेल फोन विद एरो, सिर्फ 40 रुपए में सभी एपिसोड, सबसे तेज अपडेट, बिना किसी देरी के। देर मत कीजिए, अब कहानी का असली मजा वहीं मिलेगा। उस क्षण की अत्यावश्यकता में दानव भालू ने अपना अगला पैर पीछे खींच लिया और झांग चुनफेंग के विशाल कुल्हाड़ी के वार को रोक दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी का ब्लेड उसके अगले पैर से टकराया, भालू का एक बड़ा पंजा जमीन पर गिर गया। झांग चुनफेंग ने अपनी बड़ी कुल्हाड़ी वापस खींची, फिर से अपनी ताकत जुटाई और दानव भालू का एक अगला पैर गायब होने के कारण वह दर्द से दहाड़ उठा। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने झांग चुनफेंग की गर्दन पर काटने के लिए अपना मुंह खोला। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए झांग चुनफेंग, जो अब फिर से ऊर्जावान हो गया था, ने अपनी बड़ी कुल्हाड़ी को नीचे से तिरछे कोण पर घुमाया। जैसे ही दानव भालू एक बार फिर उस पर झपटा, पलक झपकते ही दानव भालू का शरीर 2 हिस्सों में कट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। महज 3 या 4 चालों में ही झांग चुनफेंग ने अपने प्रतिद्वंदी को मार डाला था। दानव वंश अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता था, जो अक्सर आमने सामने की लड़ाई में मनुष्यों को पराजित कर देता था। हालांकि अब झांग चुनफेंग की शारीरिक शक्ति दानव वंश के बराबर हो गई थी, जिससे वह आमने सामने की लड़ाई में सक्षम हो गया था। इसके अलावा हथियार चलाने में वह नुकीले दांतों और पंजों पर निर्भर रहने वाले राक्षसी जीवों से कहीं आगे निकल गया था। लड़ाई जारी रही और 2 और राक्षसी जीव उस पर हमला करने लगे। जल्दबाजी में झांग चुनफेंग ने कटा हुआ भालू का पंजा उठा लिया, ये सोचकर कि यह वांग हॉन्ग के लिए एक स्वादिष्ट दावत होगी। इसी क्षण पानी के तीर और हवा के बल्ले उसकी ओर आए, लेकिन उसने कुशलता से अपनी ढाल से उन्हें रोक दिया। युद्ध क्षेत्र में आधारभूत भवन स्तर पर मानवीय सेना संख्या के मामले में श्रेष्ठ थी। हालांकि हताहत हुए, लेकिन दानव कुल के और भी सदस्य मारे जा रहे थे। युद्ध से पहले विस्तृत सर्वेक्षण करने के कारण जिनान शहर को अपने दुश्मनों के बारे में अच्छी जानकारी होने के कारण स्पष्ट लाभ प्राप्त था। दानव वंश पूरी तरह से पीछे हट रहा था, शहर की दीवारों की ओर पीछे हट रहा था। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए मानव साधकों ने पीछे से पीछा किया, जबकि आकाश में उड़ने वाली नाव पर सवार होकर दर्जनों स्पिरिट एनर्जी कैनन ने एक बार फिर शहर की दीवारों पर हमला किया। अचानक एक विशाल काला पक्षी एक पत्थर के टावर से निकला, जिसके पंख 5 गज तक फैले हुए थे, और वह विशाल नाव की ओर उड़ गया। 3 स्तरों वाला लोहे के पंखों वाला ईगल। भीड़ में से किसी ने उसे पहचान लिया और हैरानी से चिल्ला उठा। लोग अपनी अपनी लड़ाइयों के बावजूद घबराकर भागने लगे। 3 स्तरीय लौह पंख वाला ईगल स्वर्णकोर साधक के बराबर था।
यदि स्वर्णकोर साधक के साथ युद्ध की आघात तरंगों में फंस जाता तो भले ही वह मारा न जाए, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता। सबको भागते देख झांग चुनफेंग ने भी स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण किया। लोहे के पंखों वाला बाज अभी पूरी तरह से पास नहीं आया था, लेकिन उसके द्वारा उत्सर्जित दबाव ने युद्ध में शामिल मनुष्यों और राक्षसों दोनों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी, जिससे उन्हें अस्थायी रूप से लड़ाई रोकनी पड़ी। उड़ने वाली नाव पर सवार ची साधना करने वाले शिष्यों को सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कई शिष्यों के नाक और मुंह से खून बह रहा था और कुछ बेहोश हो गए थे। लोहे के पंखों वाला बाज आकाश में उड़ रहा था। उसने एक पंख छोड़ा जो एक तेज तीर की तरह उड़ती हुई नावों में से एक की ओर निकला। तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद दानव वंश के सदस्य अपने शरीर के एक हिस्से को गोल्डन कोर साधक के समान एक जीवनबद्ध जादुई खजाने में परिष्कृत कर सकते थे। लौह पंखों वाले बाज द्वारा छोड़ा गया पंख उसका जीवन भर का पंख था, जो सैकड़ों वर्षों से परिष्कृत और पोषित था, जिसकी शक्ति एक साधक के परिष्कृत जादुई खजाने के बराबर थी। इसी क्षण घिरे हुए उड़ने वाले जहाज से धधकते लाल रंग के वस्त्र पहने एक आकृति प्रकट हुई। आश्चर्यजनक रूप से वह एक महिला साधिका थी जिसने ज्वालाओं के पैटर्न वाली लंबी गहरे लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी। अपने कोमल हरे रंग के हाथों को फैलाकर उसने प्रकाश की एक लाल लकीर छोड़ी, जो सटीकता से आने वाले पंख से टकराए। बूम! हवा में ही लाल लकीर पंख से टकराई, जिससे चिंगारियां निकलीं। बाद में पता चला कि वह लाल लकीर एक लाल उड़ने वाली तलवार थी। इसके बाद उड़ने वाली तलवार और पंख एक ऊंचाई पर आपस में उलझ गए और एक दूसरे पर जमकर हमला किया। हालांकि दोनों देखने में अपेक्षाकृत छोटे थे, लेकिन उनसे अपार शक्ति निकलती थी। प्रत्येक टक्कर से जमीन पर जोरदार झटके लगते थे। दर्जनों गज की दूरी पर अलग अलग खड़े मानव और राक्षसी योद्धाओं ने एक लंबे युद्ध में अपने खजानों का इस्तेमाल किया। चल रहे संघर्ष का असर नीचे खड़े दर्शकों, फाउंडेशन बिल्डिंग के खेती करने वालों पर भी पड़ा और बिखरी हुई झटकों की लहरों के कारण उन्हें चक्कर और मतली होने लगी। तभी लाल पोशाक वाली महिला ने अपना छोटा सा मुंह खोला और उसमें से आग का एक गोला निकला। इसके निकलते ही आसपास का तापमान अचानक बहुत बढ़ गया। 100 गज दूर खड़े झांग चुनफेंग को भी तीव्र गर्मी महसूस हुई और वह सहज ही कुछ कदम पीछे हट गए। आग की इस तीव्रता के साथ मात्र स्पर्श से ही कोई भी चीज राख में बदल सकती है। आग का गोला तुरंत युद्ध क्षेत्र में शामिल हो गया। पंख प्रकार के अधिकांश खजाने आग से डरते थे, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से ज्वाला प्रकार के खजानों के खिलाफ कमजोर होते थे। लोहे के पंखों वाले बाज के जीवन बद्ध पंख के पास की लौ एक पल के लिए टिमटिमाई, फिर बाज की ओर तेजी से बढ़ी। इसके जवाब में चील ने तुरंत अवरोध उत्पन्न करने के लिए कई पंख गिरा दिए और साथ ही भागने के सर्वोत्तम मार्ग की तलाश में अपने आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण किया। हालांकि इन पंखों को लौह पंखों वाले बाज ने परिष्कृत किया था, फिर भी ये खजाने के स्तर से बहुत दूर थे। आग के संपर्क में आते ही ये हवा में प्रज्वलित हो गए। जलते हुए पंख इधर उधर बिखर गए और आग नाचने लगी। जमीन पर गिरती चिंगारियों ने पल भर में आग लगा दी, जिससे नीचे मौजूद सभी लोग, चाहे वे इंसान हो या राक्षसी जानवर, दहशत में भागने लगे। जल्द ही ये पंख जलने लगे। इनकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से क्षीण होने लगी। प्रतिकूल स्थिति को देखकर लोहे के पंखों वाला चील मुड़ा और भाग गया। उसे डर था कि थोड़ी देर में वह खुद भुनकर खा जाएगा। बाज को पीछे हटते देख पीछे खड़े गोल्डन कोर के साधकों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर उड़ने वाली नाव पर लगे स्पिरिट एनर्जी कैनन ने शहर की कच्ची दीवारों पर बमबारी शुरू कर दी, जिससे उनमें छेद हो गए। फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक खुले स्थानों से होते हुए शहर की दीवारों पर चढ़ गए और पीछे हट रहे दानव कबीले का पीछा करने लगे। भागते हुए दानव कबीले ने कई तरीके अपनाए। कुछ जमीन के नीचे सुरंग बनाकर छिप गए, कुछ हवा में उड़ गए, जबकि कुछ जमीन पर दौड़ते रहे। उनका पीछा करना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। स्थिति को बिगड़ते देख इलाके में बचे हुए कुछ तीसरे दर्जे के राक्षसी जीव भी भाग गए। जिनान शहर के गोल्डन कोर साधकों ने आगे न बढ़ने का फैसला किया। हालांकि समान स्तर के प्रतिद्वंद्वियों से लड़ना उन्हें हराने का मौका तो देता था, लेकिन उन्हें सीधे मार गिराना मुश्किल था। उनका उद्देश्य स्पिरिट स्टोन की नस पर कब्जा करना था और इसे हासिल करने के बाद उनका संघर्ष को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। स्पिरिट स्टोन की नस पर सफलतापूर्वक कब्जा करने के बाद समूह खदान में प्रवेश कर गया। कुछ लोग वास्तव में उत्सुक थे, जबकि अधिकांश का इरादा कुछ स्पिरिट स्टोन यूं ही उठा लेने का था। हालांकि उनकी निराशा के लिए दानव कबीले ने खनन सुरंगों को नुकसान पहुंचाया था। उन्हें फिर से खोलने में समय और मेहनत लगेगी। जिनान शहर की सेनाओं ने स्पिरिट वेन पर हमले के लिए अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के अधिकांश साधकों को भेज दिया था, जिससे शहर के भीतर केवल 500 रक्षक ही बचे थे। वांग हॉन को भी एक कार्य सौंपा गया था। नगर रक्षक की वर्दी पहने हुए उन्होंने क्यूई साधना करने वाले साधकों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए शहर की दीवार के एक हिस्से में गश्त लगाए। किसी को भी पता नहीं था कि सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला से राक्षसी जानवर चुपचाप सभी दिशाओं से जिनान शहर की ओर बढ़ रहे थे। जनशक्ति की कमी के कारण शहर के आसपास गश्त अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई थी, जिससे राक्षसी जानवर बिना किसी की नजर में आए शहर के करीब आ गए। परिणामस्वरूप राक्षसी जीव धीरे धीरे जिनान शहर के करीब पहुंचते गए, जबकि शहर आने वाले खतरे से अनभिज्ञ बना रहा। वांग हॉन गश्त कर रहा था, तभी अचानक उसे जमीन में कंपन महसूस हुई। कंपन तेज होती गई, मानो किसी विशाल सेना का गर्जनापूर्ण आक्रमण हो रहा हो। वांग हॉन के चेहरे के भाव बदल गए। कई लड़ाइयों में सैनिकों का नेतृत्व करने के कारण वह इस तरह के झटकों से परिचित थे। इसी बीच शहर के भीतर आपातकालीन घंटियों की गूंज सुनाई दी और 4 आकृतियां शहर से ऊपर उठी, आकाश में उड़ गईं। ये शहर में तैनात 4 स्वर्णकोर साधक थे। चूंकि भूकंप का स्रोत उनकी दैवीय चेतना की सीमा से परे था, इसलिए वे केवल आकाश में जाकर अपनी नंगी आंखों से ही स्थिति का अवलोकन कर सकते थे। सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला की दिशा से असंख्य और भारी संख्या में राक्षसी जीवों का एक घना झुंड प्रकट हुआ।
चारों स्वर्णकोर साधक हवा में एकत्रित हुए और सफेद वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, साथी दाओवादी झाओ, साथी दाओवादी निंग, साथी दाओवादी युन, स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह एक अपरिहार्य राक्षसी लहर है। क्या आपके पास इसका मुकाबला करने की कोई रणनीति है? शहर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हम शायद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। शहर के गिरने और जानमाल के नुकसान का खतरा है। तत्काल प्राथमिकता उन लोगों से संपर्क करना है जिन्होंने स्पिरिट स्टोन की खानों पर कब्जा कर लिया है और उन्हें मदद के लिए वापस आने को कहना है, गोल्डन कोर के साधक झाओ ने कहा। हमारी अतिरिक्त सेना समय पर नहीं पहुंच पाएगी। उन्हें लौटने में कम से कम 2 दिन लगेंगे और यह आदर्श स्थिति है। अगर दानव कुल से कोई बाधा आती है तो लगने वाला समय और भी अनिश्चित हो सकता है, निंग उपनाम वाले स्वर्णकोर साधक ने सोचा। अब डरना लाजमी है। अगर हम इंतजार करते रहे तो हमारे लोगों के पहुंचने से पहले ही हम जिनान शहर खो सकते हैं। फिलहाल शहर में सिर्फ 500 फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक बचे हैं और वे युद्ध कौशल में माहिर नहीं हैं। वे ज्यादातर दुकानदार, रसायनज्ञ, औजार बनाने वाले और आध्यात्मिक भोजन का अभ्यास करने वाले हैं, युन उपनाम वाले साधक ने कहा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, राक्षसी जीव उसके करीब आने लगे। इस समय गोल्डन कोर के साधक अपनी दिव्य चेतना से उन जीवों की बारीकियों को देख सकते थे। वहां 10 तृतीय श्रेणी के राक्षसी जीव, 3000 द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीव और कम से कम 3 लाख प्रथम श्रेणी के राक्षसी जीव थे। इस बल की तुलना जिनान शहर की ताकत से करें तो, जिसमें 4 गोल्डन कोर कल्टीवेटर, 500 फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर और 40,000 से अधिक क्यूई कल्टीवेशन अभ्यासकर्ता शामिल हैं, सबसे भयावह 3 लाख प्रथम श्रेणी के राक्षसी जानवर नहीं थे, बल्कि 10 तृतीय श्रेणी के राक्षसी जानवर थे। प्रथम श्रेणी के राक्षसी जीवों के लिए जिनान शहर की दीवारों और सुरक्षा संरचनाओं को भेदना चुनौतीपूर्ण होगा। शहर की दीवारों और संरचनाओं पर निर्भर रहकर लगातार उन्हें मारकर जिनान शहर की रक्षा करना अभी भी संभव था। हालांकि असली खतरा 10 तृतीय स्तरीय राक्षसी जीवों से था। जिनान शहर की वर्तमान शक्ति के साथ वे केवल 4 को ही रोक सकते थे, जिससे शेष 6 को 3000 द्वितीय स्तरीय राक्षसी जीवों के साथ मिलकर मुकाबला करना पड़ता। यदि वे लगातार सुरक्षा घेरे पर हमला करते रहे तो 2 दिनों से अधिक समय तक टिक पाना मुश्किल होगा। इस समय स्वर्ण कोर साधना करने वालों के चेहरे गंभीर हो गए। अपनी शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करते हुए स्वर्ण कोर साधना स्तर होने के बावजूद यदि वे लापरवाही से कई राक्षसी जीवों से घिर जाते तो उनके पतन का खतरा मंडरा रहा था। मौजूदा हालात को देखते हुए बचाव करना बिल्कुल नामुमकिन है। बस यही सवाल है कि हम कब तक टिक पाएंगे। लेकिन शहर की रक्षा करना नाकामयाबी की ओर बढ़ रहा है और बचाव की अवधि का कोई मतलब नहीं है, सफेद वस्त्र पहने पहले साधक ने कुछ निराशा भरे लहजे में कहा। शहर का पतन निश्चित है और राक्षसी जीवों का घेरा इस पर है, ऐसे में शायद ही कोई बच पाएगा। 10 में से 1। बेहतर होगा कि हम शहर के साधकों को जिनान शहर से तब तक बिखेर दें जब तक राक्षसी जीव पूरी तरह से एकत्रित न हो जाएं, सफेद वस्त्रधारी साधक ने सुझाव दिया। यद्यपि साथी दाओवादी जोओ का सुझाव तर्कसंगत है, लेकिन अभी शहर को छोड़ देना और दानव कुल द्वारा पीछे से पीछा किए जाने से भी भारी जानमाल का नुकसान होगा, गोल्डन कोर के साधक झाओ ने कहा। लेकिन क्या ये दानव कुल की घेराबंदी तोड़ने से कहीं बेहतर नहीं होगा? आखिरकार इससे अधिक लोगों के जीवित बचने की संभावना है, सफेद वस्त्र पहने जोओ नामक साधक ने तर्क दिया। परंतु हे साथी दाओवादी जोओ, क्या तुमने इस पर विचार किया है? यदि हम आज शहर छोड़ देते हैं और युद्ध में मारे गए लोगों को हमारे विरुद्ध गिना जाता है तो लोग सोच सकते हैं कि हम चारों जीवन के लालची और मृत्यु से भयभीत हैं और दानव कुल के शहर पर आक्रमण देखकर कई निम्न स्तरीय साधकों की मृत्यु की उपेक्षा करते हुए भाग निकले। यदि हम निम्न स्तरीय साधकों का नेतृत्व करते हुए शहर की रक्षा करते हुए उसके पतन तक पहुंचते हैं और फिर घेराबंदी तोड़ते हैं तो असंख्य हताहत होने के बावजूद ये केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, स्वर्ण कोर साधक निंग ने कहा। मैं भी साथी दाओवादी निंग की बात से सहमत हूं। अगर हम निम्न स्तर के साधकों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए हताशा में बचाव करें तो कम से कम हम राक्षसी जीवों को कुछ नुकसान तो पहुंचा ही सकते हैं। इन राक्षसी जीवों को जीवित छोड़ना भविष्य में साधना जगत के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा, झाओ नामक साधक ने कहा। झाओ शहर की रक्षा करने से सहमत था, लेकिन उसका मानना था कि अधिक राक्षसी जानवरों को नुकसान पहुंचाना अधिक फायदेमंद होगा। इस मौके पर युन नाम के साधक ने भी कहा, मैं भी शहर की रक्षा करने के लिए तैयार हूं। साथ ही हमें स्पिरिट वेन पर कब्जा किए हुए अपने दोस्तों को यहाँ की स्थिति के बारे में संदेश भेजना चाहिए। वे मदद के लिए आते हैं या नहीं, यह उनकी मर्जी है। अगर हम मुख्य सेना के आने तक डटे रहें तो क्या होगा? युन को अब भी थोड़ी उम्मीद बाकी थी। आखिर वे ये तय नहीं कर पा रहे थे कि अतिरिक्त सैनिक आएंगे या नहीं। चूंकि दोनों पक्षों के बीच बराबरी का रिश्ता था, इसलिए वह सिर्फ यही सुझाव दे सकता था कि दूसरे पक्ष को फैसला करने दिया जाए ताकि यह बात सुनने में अधिक स्वीकार्य लगे। गोल्डन कोर के 4 में से 3 साधकों के शहर की रक्षा करने पर सहमत होने के बाद यह सर्वसम्मत निर्णय बन गया। इसके बाद उन्होंने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर चारों दिशाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर ली और शहर की रक्षा के लिए फाउंडेशन बिल्डिंग और क्यूई कल्टीवेशन के साधकों को संगठित किया। इसी बीच शहर की दीवार पर खड़ा वांग होंग राक्षसी जीवों की बढ़ती लहर को देख रहा था। अनेक बड़े दृश्य देखने के बावजूद वह थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। शहर इस समय खाली था और दोनों पक्षों की ताकत में इतना बड़ा अंतर था कि जीत की कोई संभावना नहीं थी। एक साधारण सिपाही के रूप में इंची कल्टीवेशन साधकों का नेतृत्व करना, जो एक दूसरे से अपरिचित थे और जिनमें समन्वय और विश्वास की कमी थी, चुनौती को और बढ़ा देता था। इसी क्षण एक दाओवादी गुरु एक शक्तिशाली स्वर्णिम कोर दबाव के साथ शहर के ऊपर आकाश में उड़ गए। तुम सब शहर की दीवारों की रक्षा करो, अतिरिक्त सैनिकों के आने का इंतजार करो और कोई गलती मत करना।
एक बार दीवारें टूट गईं तो सबका एक ही रास्ता होगा, मौत, गोल्डन कोर के साधक झाओ ने हवा में जोर से चिल्लाते हुए कहा। गोल्डन कोर के साधक की आवाज सुनते ही सभी एकजुट हो गए और अपना हौसला जुटा लिया। तभी शहर की दीवारों से एक विशाल प्रकाश का पर्दा उठा और पूरे शहर को घेर लिया। ये जिनान शहर की सुरक्षात्मक संरचना थी। इस संरचना को संचालित करने के लिए काफी मात्रा में स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती थी और यह आमतौर पर निष्क्रिय रहती थी। शहर में एक केंद्रीय केंद्र था जिसकी सुरक्षा फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स की एक टीम करती थी और 100 से अधिक ची कल्टीवेशन कल्टीवेटर्स का एक बड़ा समूह स्पिरिट स्टोन को बदलने के लिए जिम्मेदार था। इस समय शहर की सड़कें सुनसान थीं। शहर की रक्षा में भाग लेने के लिए नियुक्त सभी नागरिक दीवारों पर तैनात थे। वांग हॉन की गश्ती टीम, जिसमें मूल रूप से 20 लोग थे, अब बढ़कर 80 हो गई थी। शहर की दीवार का वह हिस्सा जिसकी वे रक्षा कर रहे थे केवल 10 गज लंबा था। यदि सभी 80 लोग उस पर जमा हो जाते तो प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल 1 फुट से थोड़ी अधिक जगह होती, जिससे वह जगह काफी तंग हो जाती। उसने 80 लोगों को 2 समूहों ए और बी में विभाजित किया और बारी बारी से दीवार की रखवाली करने का जिम्मा सौंपा। फिलहाल प्रत्येक समूह को 1 घंटे तक लड़ने के बाद आराम करने और दूसरे समूह को कमान सौंपने का काम सौंपा गया था। आखिरकार वे केवल ची साधना के साधक थे। 1 घंटे तक लड़ना भी थका देने वाला काम था। थकान से हताहतों की संख्या बढ़ सकती थी, इसलिए बारी बारी से अभ्यास करना आवश्यक था। 40 लोगों के प्रत्येक समूह को आगे 2 टीमों में विभाजित किया गया था। 30 लोगों की एक टीम अग्रिम पंक्ति की रक्षा के लिए जिम्मेदार थी, जबकि 10 लोगों की दूसरी टीम सहायता और समर्थन प्रदान करती थी। इसके अतिरिक्त शहर की दीवार के इस हिस्से पर एक स्पिरिट एनर्जी कैनन था, जो एक शक्तिशाली हथियार था जिसके बारे में वांग हॉन्ग ने केवल सुना था लेकिन कभी भी उसे कार्रवाई में नहीं देखा था। जैसे जैसे राक्षसी जीवों का झुंड करीब आता गया, धरती का कंपन तेज होता गया। भयंकर शोर, कांपती धरती और राक्षसी झुंड की अथक गति ने अत्यधिक दबाव का एहसास कराया। वांग होंग शहर की दीवार के ऊपर खड़ा होकर चुपचाप बढ़ती हुई राक्षसी लहर का अवलोकन कर रहा था। 200 झांग, 100 झांग, 50 झांग, 30 झांग। वांग होंग ने एक बड़ा काला धनुष निकाला, जो अतीत में हत्यारे शैडोकिल द्वारा दिया गया उपहार था। सबसे आगे सबसे तेज दौड़ने वाले राक्षसी जीव नहीं थे, बल्कि बड़े शरीर, अधिक शक्ति और दुर्जय रक्षा वाले भारी भरकम जीव थे। तेज गति वाले राक्षसी जीव आमतौर पर आकार में छोटे और ताकत में कमजोर होते थे, जिससे वे अग्रिम मोर्चे पर तोप के चारे के रूप में कम प्रभावी होते थे। वांग होंग ने धनुष पकड़े हुए आगे की ओर स्थित 2 स्तरीय लौह कवच वाले गेंडे पर निशाना साधा। शहर की दीवार के जिस हिस्से की वह रक्षा कर रहा था, उसके सामने आयरन आर्मर राइनो कबीले के राक्षसी जानवर थे, जिनमें से इस विशेष आयरन आर्मर राइनो का साधना स्तर सबसे उच्च था। सबसे पहले नेता को पकड़कर वांग हॉन का लक्ष्य इस मध्य श्रेणी के 2 स्तरीय लौह कवच वाले गेंडे को पहले खत्म करना था। इस तरह शेष 1 स्तरीय राक्षसी जीवों से निपटना काफी आसान हो जाएगा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को काले विशाल धनुष में प्रवाहित करते ही धनुष पर तुरंत एक तीर बन गया, जो आगे बढ़ रहे लोहे के कवच वाले गेंडे की ओर चला गया। एक तेज हुश की आवाज के साथ संघनित आध्यात्मिक शक्ति से बना तीर लोहे के कवच वाले गेंडे के सिर पर लगा, जिससे एक खून से लथपथ छेद हो गया, लेकिन यह घातक साबित नहीं हुआ। अपनी मजबूत रक्षा प्रणाली, विशेष रूप से ठोस हड्डी के कवच से ढके महत्वपूर्ण सिर के हिस्से के कारण लौह कवच वाला गेंडा हमले में बच गया। इसके अलावा हड्डी का ये कवच औजारों को परिष्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री के रूप में भी काम आ सकता था। वांग हॉन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक और तीर उत्पन्न किया और साथ ही कई ची साधना करने वाले साधकों को स्पिरिट एनर्जी कैनन संचालित करने का आदेश दिया, जिससे 2 स्तरीय आयरन आर्मर राइनो पर एक साथ हमला किया गया। इस समय तक हमलावरों का झुंड शहर की दीवार के आधार तक पहुंच चुका था। लोहे के कवच वाले गेंडे दीवार की ओर तेजी से बढ़े, जिससे सुरक्षात्मक प्रकाश स्क्रीन हिलने लगी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वांग हॉन ने एक बार फिर आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित एक तीर को 2 स्तरीय लौह कवच वाले गेंडे पर दागा, जबकि स्पिरिट एनर्जी कैनन की किरण भी उसके सिर पर लगी। वांग होंग और स्पिरिट एनर्जी कैनन के संयुक्त हमले के बावजूद मध्यम श्रेणी का 2 स्तरीय आयरन आर्मर राइनो हारा नहीं। उसके सिर पर 2 वार हुए, जिससे वह थोड़ा चक्कर खा गया, लेकिन उसने अन्य राक्षसी जीवों के साथ मिलकर दीवार पर हमला जारी रखा। राक्षसी जीवों में लोहे के कवच वाले गेंडों की बुद्धि कम थी, अन्यथा उन्हें तोप के चारे के रूप में नहीं भेजा जाता और न ही वे इतनी बहादुरी से लड़ते। इस समय तक राक्षसों का झुंड शहर की दीवार की नींव तक पहुंच चुका था। ये 2 समूहों में बढ़ गया, दीवार के साथ साथ आगे बढ़ते हुए दोनों ओर से घेर लिया और जिनान शहर को पूरी तरह से घेर लिया। फिर उन्होंने शहर की रक्षात्मक विशाल संरचना पर विभिन्न दिशाओं से हमला किया। महज एक क्षण में शहर के विशाल संरचना के केंद्र में स्पिरिट स्टोन बदलने के लिए जिम्मेदार साधकों ने 10,000 से अधिक स्पिरिट स्टोन का उपभोग करते हुए एक बैच को बदल दिया। स्पिरिट स्टोन के आदान प्रदान के प्रभारी ची साधना करने वाले साधकों के मन में गहरा दुख था। उन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन की खपत पहले कभी नहीं देखी थी। वांग हॉन की दीवार के हिस्से पर हमला कर रहे 2 स्तरीय लोहे के कवच वाले गेंडे ने कई दौर के हमलों को झेलने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। जो कभी उत्तम दर्जे का औजार था, अब अनुपयोगी हो चुका था। अंततः यह आयरन आर्मर राइनो और अधिक देर तक टिक नहीं सका और इसका 2 झांग लंबा शरीर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे इस प्रक्रिया में 2 एक स्तरीय आयरन आर्मर राइनो कुचल गए। इसी क्षण अन्य ची साधना करने वाले साधकों ने भी दीवार के नीचे मौजूद राक्षसी जीवों का संहार करना शुरू कर दिया। विशाल रक्षात्मक संरचना द्वारा सुरक्षित होने के कारण उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना केवल राक्षसी जीवों को मारने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। वे आमतौर पर नीचे मौजूद राक्षसी जीवों पर हमला करने के लिए सीधे जादुई हथियारों को बुलाते थे।
हालांकि ची साधना की दिव्य चेतना वाले साधकों की क्षमता आमतौर पर 20 झांग से आगे नहीं बढ़ती है और शहर की दीवार की ऊंचाई 20 झांग होने के कारण उनकी सटीकता में काफी कमी आ जाती है। नीचे बड़ी संख्या में मौजूद आयरन आर्मर राइनो के बावजूद एक डेमोनिक बीस्ट के पिछले हिस्से और उसके सिर पर वार करने से अलग अलग परिणाम निकलेंगे। नीचे घनी आबादी में मौजूद एक स्तरीय राक्षसी जीवों का सामना करते हुए ची साधना करने वाले साधकों की उन्हें मारने की क्षमता अभी भी बहुत कम थी। उन्हें अक्सर समान श्रेणी के एक स्तरीय लौह कवच वाले गेंडे को मारने के लिए 10 से अधिक प्रहारों की आवश्यकता होती थी। 2 स्तरीय लौह कवच वाले गेंडे से निपटने के बाद वांग होंग ने एक बार फिर अपने धनुष और बाणों का उपयोग करके नीचे मौजूद एक स्तरीय राक्षसी जीवों को मार गिराया। प्रत्येक तीर से एक जीव नष्ट होता चला गया। हालांकि फाउंडेशन बिल्डिंग की साधना स्तर वाले किसी व्यक्ति के लिए एक स्तरीय राक्षसी जानवरों का लगातार वध करना असीमित नहीं था। लगातार 300 से अधिक तीर चलाने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई, भले ही उसकी साधना का स्तर समान श्रेणी के लोगों की तुलना में कहीं अधिक गहरा था। उसके बगल में बैठे ची साधना करने वाले साधकों की आध्यात्मिक ऊर्जा काफी समय पहले ही समाप्त हो चुकी थी। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे क्योंकि वे आत्मा पत्थरों को पकड़े हुए थे और अपनी खर्च की गई ऊर्जा को फिर से भरने के लिए हताशा से भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। मूल रूप से 1 घंटे बाद शिफ्ट बदलने की योजना थी, लेकिन निर्धारित समय आने से पहले ही स्थिति बिगड़ चुकी थी। उनके पास दूसरे समूह को जल्दी लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि थका हुआ समूह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए शहर की दीवार के पीछे आराम कर रहा था। दरअसल इनमें से अधिकांश ची साधना करने वाले साधकों के पास आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः पूर्ति करने के लिए कुछ स्पिरिट वाइन होती थी। आखिरकार एक स्तरीय स्पिरिट वाइन अभी भी उपलब्ध थी और हर कोई एहतियात के तौर पर इसे अपने पास रखता था। बस बात यह थी कि वे अभी तक किसी गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचे थे, इसलिए वे इसका उपयोग करने में संकोच कर रहे थे। वांग होंग ने शहर की दीवार के नीचे मृत राक्षसी जीवों के शवों का जायजा लिया। लगभग 1 घंटे में उसने अपने क्षेत्र में 600 से अधिक एक स्तरीय राक्षसी जीवों को मार गिराया था। उसने स्वयं 300 से अधिक लोगों को मार डाला था और 40 की साधना करने वाले साधकों ने भी लगभग 300 लोगों को मार डाला था। यदि हर कोई इसी गति को बनाए रख सके तो इस राक्षसी लहर में मौजूद लाखों राक्षसी जीवों को एक दिन से कुछ अधिक समय में ही नष्ट किया जा सकता है। हालांकि हिसाब किताब इस तरह से मेल नहीं खाता था। इस दौर के बाद सभी की आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति समाप्त हो चुकी थी, जिसे महज 1 घंटे में बहाल नहीं किया जा सकता था। विशेष रूप से नींव निर्माण करने वाले साधकों के लिए जिनकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए कम से कम आधे दिन के ध्यान की आवश्यकता होगी। वांग होंग ने स्पिरिट वाइन के कुछ घूंट पिए, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बहाल हो गई। उसने अपना धनुष फिर से उठाया और नीचे मौजूद राक्षसी जीवों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। शहर की दीवार के अन्य हिस्सों पर फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों ने पहले दौर में कुछ शुरुआती हमले किए थे, लेकिन फिर दोबारा हमला नहीं किया था। आखिरकार उनकी आध्यात्मिक शक्ति की पुनर्प्राप्ति बहुत धीमी थी और इसे तुच्छ प्राणियों पर बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 2 स्तरीय राक्षसी जीव अभी तक प्रमुखता से प्रकट नहीं हुए थे, जिनसे आधारभूत निर्माण के साधकों को निपटना था। वांग होंग के ची साधना करने वाले साधकों ने अब तक 2 बार अपनी शिफ्ट बदल ली थी। प्रत्येक समूह केवल आधे घंटे तक ही टिक पाता था, उसके बाद उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाती थी और वे जितने राक्षसी जीवों को मार सकते थे उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाती थी। वांग होंग ने अब और हस्तक्षेप नहीं किया। इस समय तक फाउंडेशन बिल्डिंग के सभी साधकों ने एक स्तरीय राक्षसी जीवों को फिर से मारने से परहेज किया था। अकेले वांग होंग द्वारा ऐसा करने से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित होता और केवल अपनी शक्ति से कुछ 100 एक स्तरीय राक्षसी जीवों को मारना समग्र स्थिति में कोई खास योगदान नहीं देता। राक्षसी जीवों का घेराव 5 से 6 घंटे तक जारी रहा और अंधेरा छा गया। शहर की दीवार की रक्षा कर रहे ची साधना करने वाले साधक थक चुके थे। कुछ नींव निर्माण साधकों की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी और वे अब ध्यान में थे ताकि वे जल्द से जल्द शक्ति प्राप्त कर सकें। इसी दौरान वांग होंग ने एक बार फिर हमला करते हुए 2 स्तरीय राक्षसी जानवर को मार डाला। लेकिन जैसे ही रात हुई, कई राक्षसी जीव अधिक सक्रिय हो गए। इस समय शहर पर हमला करने वाली मुख्य सेना ने कठोर शल्कों से ढकी एक प्रकार की विशाल छिपकली का रूप धारण कर लिया था। सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला के भीतर जिनान शहर के साधना संप्रदायों का आत्मा पत्थर की नसों पर नियंत्रण होने के बावजूद शांति उनसे दूर रही। जिन राक्षसी जानवरों को उन्होंने पहले पराजित किया था और भगा दिया था, वे अक्सर लौट आते थे और उन्हें परेशान करने और उन पर हमला करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते थे, जिससे उन्हें लगातार सतर्क रहना पड़ता था। जनशक्ति की कमी के कारण हाल ही में प्राप्त स्पिरिट स्टोन की खानों का खनन तुरंत नहीं किया जा सका और उन्हें रक्षात्मक संरचनाओं का निर्माण करना पड़ा। दानव कबीले द्वारा पहले से बनाई गई कच्ची दीवारें और संरचनाएं अनुपयोगी थीं। इन सब कार्यों के लिए जिनान शहर से जनशक्ति और संसाधनों को जुटाना आवश्यक था। हालांकि खबर आई कि दानव कबीले ने जिनान शहर पर हमला करने के लिए एक राक्षसी लहर शुरू कर दी है, जिससे उनकी महत्वपूर्ण सहायता बाधित हो गई है। हालांकि जिनान शहर की मुख्य सेनाएं यहां केंद्रित थीं, लेकिन शहर से मिलने वाली सहायता के अभाव के कारण वे अलग थलग पड़ गईं और रक्षात्मक संरचनाएं स्थापित करने के लिए भी आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। शहर बसाने या सैन्य टुकड़ियां तैनात करने की क्षमता के अभाव में वे राक्षसी जीवों के निरंतर हमले के प्रति असुरक्षित होंगे। यदि जिनान शहर राक्षसी जीवों के हाथों में आ गया और राक्षसों का एक और प्रकोप हुआ, तो निम्न स्तर के राक्षसी जीव भी उन्हें पराजित कर सकते थे। किसी को नहीं पता था कि दानव वंश ने कब ऐसे चतुर रणनीतिकार को जन्म दिया था, जो कुछ सरल कदमों से जिनान शहर के भाग्य को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। इस समय 6 गोल्डन कोर साधक ये चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए कि क्या उन्हें अतिरिक्त सहायता के लिए वापस जाना चाहिए। सब लोग, इस बार दानव कुल ने हमें हरा दिया है।
वर्तमान स्थिति सबके सामने स्पष्ट है। आपके विचार से सबसे अच्छा कदम क्या होगा? क्या हमें वापस जिनान शहर में जाकर अपनी सेना को सुदृढ़ करना चाहिए? शियाओ नाम के एक साधक ने पूछा। मेरा मानना है कि हमें जिनान शहर को बचाना ही होगा। वहां अभी भी महत्वपूर्ण संसाधन मौजूद हैं जिनकी हमें तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा भले ही हमने यहाँ स्पिरिट स्टोन की खदानों पर कब्जा कर लिया है, फिर भी हमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता है। केवल 2000 से कुछ अधिक लोगों के साथ इस जगह का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण है, सफेद बालों वाले याओ नामक एक साधक ने कहा। वरिष्ठ याओ की बात तर्कसंगत है, लेकिन अगर हम अभी वापस लौटते हैं तो भी हम जिनान शहर को बचा नहीं पाएंगे। अगर जिनान शहर को अतिरिक्त सेना नहीं मिलती है तो हमें हासिल की गई स्पिरिट स्टोन की नसें और अपनी सेना दोनों खोने का खतरा है, शाओ नामक एक अन्य साधक ने असहमति व्यक्त की। लेकिन अगर जिनान शहर पर कब्जा हो जाता है तो हमें इस जगह को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और हम यहाँ हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों न हम अपनी सेना का एक हिस्सा मदद के लिए भेजें? अगर हम शहर के चारों ओर फैले राक्षसी जीवों के घेरे को तोड़ पाते हैं तो यही सबसे अच्छा परिणाम होगा। अगर नहीं भी तो हम घेरा तोड़कर आगे बढ़ने वालों की मदद कर सकते हैं और कुछ लोगों को बचा सकते हैं, किंगजू संप्रदाय के एक साधक सोंग ने मुंह पोंछते हुए सुझाव दिया। यह विचार अच्छा है, लेकिन अब किसे जाना चाहिए? वांग नाम के एक किसान ने सवाल किया। सभी लोग खतरे को जानते हुए चुप रहे। अंत में सभी ने दाओवादी सोंग की ओर देखा। ठीक है, चूंकि मैंने ही प्रस्ताव रखा है तो मैं ही जाऊंगा। योजना तय हो जाने के बाद वे 6 लोग अलग अलग जगहों पर चले गए। इसके बाद दाओवादी सोंग ने नींव निर्माण के सभी साधकों को एकत्र किया। मैं किंगसू संप्रदाय का सोंग वेई हूं। जिनान शहर पर इस समय राक्षसों का हमला चल रहा है और तत्काल सहायता की आवश्यकता है। यह एक स्वैच्छिक मिशन है। जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वे आगे आकर पंजीकरण कराएं। समय बहुत कम है और हमारे पास फैसला करने के लिए एक अगरबत्ती के बराबर ही समय है। फाउंडेशन बिल्डिंग के नीचे स्थित कृषि श्रमिकों के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ गई। मैं बचाव कार्य के लिए सीनियर ब्रदर सॉन्ग के साथ जाने को तैयार हूं, झांग चुनफेंग ने आगे बढ़कर सबसे पहले पंजीकरण कराया। जिनान शहर में अभी भी घिरे हुए वांग होंग ने स्वाभाविक रूप से स्वेच्छा से भाग लिया। मैं भी जा रहा हूं। कायांग पीक के बड़े भाई भी प्रकट हुए। वांग होंग ने उन्हें बचाया था और अब जब वांग होंग मुसीबत में थे तो उन्हें जाना ही था। मैं जा रहा हूं, मेरा दाव साथी अभी भी जिनान शहर में है। एक अन्य साधक आगे बढ़ा। अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। मैं जा रहा हूं। मैं भी शामिल। ... जल्द ही स्वयंसेवकों की संख्या 300 से अधिक हो गई। इन सभी व्यक्तियों के जिनान शहर में रिश्तेदार या दोस्त रह गए थे और वे निष्क्रिय नहीं रह सकते थे। सोंग वेई ने तुरंत 300 स्वयंसेवकों को संगठित किया और एक उड़ने वाली नाव पर कब्जा कर लिया, जो जिनान शहर की ओर रवाना हुई। लगभग 2 सौली की दूरी तय करने के बाद आगे एक घना झुंड दिखाई दिया, जिसके साथ लोहे के पंखों वाले ईगलों का एक समूह भी था। आयरन फेदर्ड ईगल्स फ्लाइंग बोट की ओर तेजी से बढ़े, जिसके ऊपर सोंग वेई खड़े होकर चिल्ला रहे थे, हमला करो। फ्लाइंग बोट सीधे आयरन फेदर्ड ईगल्स के झुंड में घुस गई और उसी समय फ्लाइंग बोट से 300 आध्यात्मिक हथियार निकले और आसपास के आयरन फेदर्ड ईगल्स की ओर वार करने लगे। ... इसी बीच जिनान शहर की दीवारों के ऊपर रक्षा कर रहे साधक दिन भर के अथक संघर्ष के बाद थक चुके थे। वांग होंग की दोनों टीमें युद्ध में केवल 15 मिनट तक ही टिक पाती थी, जिसके बाद उन्हें नए सदस्यों की आवश्यकता पड़ती थी। युद्धों की प्रभावशीलता बेहद कम थी। 1 घंटे की लड़ाई में 100 प्रथम श्रेणी के राक्षसी जीवों को मारना संभव नहीं था। वांग होंग शहर की दीवार से टिककर स्पिरिट वाइन का एक घूंट ले रहा था। पूरे दिन के युद्ध के बाद उसकी अपार आध्यात्मिक शक्ति भी कई बार कम हो गई थी। ऊंची साधना करने वाले साधकों की तो बात ही छोड़िए, जो लगातार अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। विशालकाय सुरक्षा कवच की सुरक्षा के बावजूद राक्षसी जीवों के निरंतर वध ने उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अचानक भीड़ के पीछे से कई परछाइयां उठी, साथ ही एक शक्तिशाली दबाव भी महसूस हुआ। 3रे दर्जे के राक्षसी जीव। शहर की दीवार पर खड़े एक साधक ने चिल्लाकर कहा। ठीक सामने खड़े वांग होंग ने लगभग 10 फीट आकार के एक मेढक को हवा में उड़ते हुए देखा। कर्कश आवाज के साथ विशालकाय मेढक ने शहर की दीवार की ओर 3 फुट व्यास का एक पानी का गोला फेंका। बूम! पानी का विशाल गोला सुरक्षात्मक विशाल संरचना से टकराया, जिससे संरचना में जोरदार कंपन हुआ। उसी समय कई अन्य दिशाओं से जोरदार धमाकों की आवाजें गूंजी, जो विशाल संरचना पर हमले का संकेत थीं। अरे दुष्ट, अपनी इस लापरवाही को रोको। गोल्डन कोर साधना करने वाला झाओ शहर की दीवार से उड़कर विशाल मेढक की ओर बढ़ा। उसने लगभग 10 फीट आकार का एक सुनहरा जादुई चाकू लहराया और विशालकाय मेढक की ओर वार किया। हालांकि विशालकाय मेढक को क्षण भर के लिए रोक दिया गया था, लेकिन अन्य दिशाओं से बड़े सैन्य गठन पर हमले जारी रहे। ऐसा प्रतीत होता था कि अभी भी कुछ तृतीय स्तरीय राक्षसी जीव बड़े सैन्य गठन पर हमला करने के लिए स्वतंत्र थे। उसी समय शहर की दीवार के नीचे मौजूद राक्षसी जीवों के झुंड में कई द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीव प्रकट हुए। ये द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीव सीधे शहर की दीवार के आधार की ओर बढ़े और सुरक्षात्मक विशाल संरचना पर लगातार हमला करते रहे। वांग होंग द्वारा संरक्षित शहर की दीवार के उस हिस्से पर कई द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीव प्रकट हुए, जिनके साथ कई प्रथम श्रेणी के उच्च श्रेणी के राक्षसी जीव भी थे, जो पहले के साधारण जीवों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। वांग होंग ने स्पिरिट वाइन का एक बड़ा घूंट लिया, अपने धनुष को एक तरफ रख दिया और हाथ के एक झटके से एक गोल्डन सील स्पिरिचुअल वेपन प्रकट किया। गोल्डन सील को हवा में उछालने पर यह लगभग 10 फीट तक फैल गई और फिर नीचे मौजूद दूसरे स्तर के राक्षसी जीवों में से एक पर जोर से जा गिरी। वांग होंग ने स्वर्ण मुहर को उठाया और उसे बलपूर्वक नीचे पटका।
एक 2 मंजिला राक्षसी वानर, जो झांग से भी अधिक ऊंचा था, ने एक विशाल पत्थर का गदा उठाया और उसे क्षैतिज रूप से स्वर्ण मोहर की ओर घुमाया। एक जोरदार धमाके के साथ गोल्डन सील कई फीट दूर जा गिरी और नीचे गिरकर कुछ प्रथम श्रेणी के राक्षसी जीवों को कुचल दिया। फिर भी वांग होंग ने निडर होकर स्वर्ण मोहर को दोबारा उठाया और उसमें और अधिक आध्यात्मिक शक्ति भर दी। स्वर्ण मोहर एक बार फिर विशाल हो गई और राक्षसी बंदर पर उतर आई। उस राक्षसी बंदर ने एक बार फिर अपना पत्थर का गदा उठाया और स्वर्ण मोहर के नीचे उतरने को रोकने का प्रयास किया। टक्कर से एक जोरदार आवाज उत्पन्न हुई और पत्थर के गदा पर बारीक दरारें पड़ गईं। जैसे ही वांग होंग ने गोल्डन सील को दोबारा पटका, पत्थर का गदा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। स्वर्ण मोहर के एक और प्रहार का सामना करते हुए राक्षसी बंदर ने आश्चर्यजनक रूप से एक हाथ से मुक्का मारकर पलटवार किया। एक तीखी चटकने की आवाज गूंजी, जो टूटी हुई भुजा का संकेत थी। अपने कुरूप चेहरे पर भय प्रदर्शित करते हुए राक्षसी बंदर राक्षसी जानवरों के समूह में पीछे हट गया। यह महसूस करते हुए कि वह गोल्डन सील का सीधे सामना नहीं कर सकता, राक्षसी बंदर ने जल्दबाजी में राक्षसी जानवरों के झुंड के भीतर शरण ली। वांग होंग उसे भागने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने स्वर्ण मोहर से उसका पीछा किया और उसे एक बार फिर तोड़ दिया। उस राक्षसी बंदर की केवल एक ही भुजा बची थी, जिसे उसने हताशा में स्वर्ण मोहर को रोकने के लिए उठाया। एक और चटकने की आवाज आई और उसकी बची हुई भुजा भी बेकार हो गई। जैसे ही वांग होंग अंतिम पीछा करने की तैयारी कर रहा था, पास की शहर की दीवार पर बने सुरक्षा कवच में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। 1 दर्जन से अधिक राक्षसी जीव पहले ही घुसपैठ कर चुके थे। शहर की विशाल सैन्य संरचना, जो पहले से ही तृतीय स्तरीय राक्षसी जीवों के निरंतर हमलों और द्वितीय स्तरीय राक्षसों के सटीक प्रहारों से तनावग्रस्त थी, की प्रकाश ढाल में दरारें दिखाई देने लगीं। दरारों के बावजूद विशाल संरचना ने आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के माध्यम से शीघ्र ही स्वयं को ठीक कर लिया। लेकिन इस बार दरारें काफी बड़ी थीं। 20 से अधिक राक्षसी जीव विशालकाय संरचना में घुसने में कामयाब रहे। इससे पहले की संरचना ने स्वयं को ठीक कर लिया और दरार को बंद कर दिया। घुसपैठ करने वाले राक्षसी जीवों में से 4 द्वितीय श्रेणी के थे और बाकी प्रथम श्रेणी के थे। विशाल संरचना के भीतर प्रवेश करते ही ये राक्षसी जीव शहर की दीवार पर चढ़ गए। दीवार पर तैनात साधकों के अथक प्रयासों के बावजूद केवल 10 प्रथम श्रेणी के राक्षसी जीव और 1 द्वितीय श्रेणी का राक्षसी जीव ही मारे गए। शेष लगभग 1 दर्जन राक्षसी जीव दीवार के शिखर पर पहुंच गए और वहां तैनात की साधना करने वाले साधकों पर हमला कर दिया। दीवार पर स्थित साधक, जो पहले ही अपनी पूरी शक्ति खो चुके थे, भयंकर राक्षसी जीवों से जूझ रहे थे, जिसके चलते इस क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कई साधक इन जीवों का शिकार बन गए। जब एक फाउंडेशन बिल्डिंग का साधक द्वितीय श्रेणी के एक राक्षसी जीव से लड़ रहा था, तब अन्य 2, एक शल्कों से ढका 6 पैरों वाला जीव और एक शेरबाग संकर, ने वांग होंग को निशाना बनाया। 6 पैरों वाले जीव ने एक ही साधना करने वाले साधक को पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, जबकि शेरबाग जैसे जीव ने दूसरे साधक की कमर पर काट डाला और अपना सिर इतनी जोर से हिलाया कि दुर्भाग्यवश वह साधक 2 टुकड़ों में फट गया। एक ही पल में अपने 2 साथियों को खो देने के बाद वांग होंग के पास उस राक्षसी बंदर का पीछा करने का समय नहीं था। उसने स्वर्ण मोहर उठाए और उसे 6 टांगों वाले राक्षसी जानवर की ओर प्रहार किया। उसी समय उसके थैले से 3 झांग लंबी रस्सी निकली और शेरबाग जैसे दिखने वाले उस जानवर के चारों ओर लिपट गई। शेरबाग जैसे उस जानवर ने अपना अगला पैर बढ़ाकर बंधनकारी आत्मा की रस्सी पर लात मारने की कोशिश की, लेकिन रस्सी ने ही उसके पैर को जकड़ लिया। बंधनकारी आत्मा की रस्सी एक सांप की तरह रेंगती हुई उसके पैर पर चढ़ गई और मजबूती से एक गांठ बांध दी। शेरबाग जैसे राक्षस को वश में करने के बाद वांग होंग ने 6 पैरों वाले राक्षसी जानवर से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया, जो पहले के राक्षसी बंदर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। इसके दोनों अगले पैरों ने आसानी से गोल्डन सील को रोक दिया, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि यह जानवर अपने शारीरिक शरीर से मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार की शक्ति का सामना करने में सक्षम है। एक हमले को रोकने के बाद राक्षसी जानवर तेजी से वांग होंग की ओर बढ़ा और मनुष्यों के साथ निकट युद्ध में लाभ प्राप्त करने के लिए अपने अनुभव पर भरोसा किया। पास आते राक्षसी जीव से बेपरवाह वांग होंग अपनी जगह पर डटा रहा। उसका पसंदीदा हथियार एक विशाल गदा था और उसने उसे आने वाले जीव पर चलाया। राक्षसी जानवर ने अपने अगले पैरों से हमले को रोक दिया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। 20,000 जिन के गदा की प्रचंड शक्ति और वांग होंग की ताकत के संयोजन से राक्षसी जानवर 20 झांग से भी अधिक पीछे हट गया। वांग होंग ने तेजी से दूरी कम की और एक और प्रहार किया, जिससे राक्षसी दानव एक बार फिर पीछे हट गया। इस निरंतर हमले ने राक्षसी दानव को चकित कर दिया, ऐसा अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। आसपास के साधकों समेत सभी दर्शक अचंभित रह गए। असली राक्षसी प्राणी कौन था? उस प्राणी की सहनशक्ति सामान्य राक्षसी प्राणियों से कहीं अधिक थी, यहाँ तक कि वह शरीर संवर्धन करने वाले साधकों को भी टक्कर दे रहा था। वांग होंग का शरीर तेजी से चमक रहा था और वह लगातार उस अचंभित राक्षसी दानव का पीछा कर रहा था। दर्जनों वारों के बाद वह राक्षसी दानव अंततः बेजान होकर गिर पड़ा। इस समय तक साधकों ने शहर की दीवार पर चढ़ चुके शेष प्रथम श्रेणी के राक्षसी जीवों को मार गिराया था। बंधनकारी आत्मा की रस्सी ने लगभग उस शेरबाग जैसे जानवर को वश में कर लिया था, जो अब मुश्किल से ही जीवित था। वांग होंग ने बंधनकारी आत्मा की रस्सी को वापस खींच लिया और उसकी काली सतह से हल्की लाल चमक निकली, क्योंकि उसने काफी मात्रा में राक्षसी ऊर्जा और सार रक्त को अवशोषित कर लिया था। अवशोषित ऊर्जा एक साधक की खर्च हुई आध्यात्मिक शक्ति को थोड़े समय में पुनः पूर्ति कर सकती है, जिससे युद्ध के दौरान कुल खपत कम हो जाती है। वांग होंग ने सफलतापूर्वक 2 द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीवों को मार गिराया और उनके शवों को अपने भंडारण थैले में रख लिया। इस संक्षिप्त अवधि में उनके नेतृत्व में चल रहे 80 व्यक्तियों में से 5 शहीद हो गए और कई घायल हो गए।
लंबे समय तक चले युद्धों ने साधकों की आध्यात्मिक ऊर्जा को क्षीण कर दिया था। समय बीतने के साथ साथ संरचनाओं में कई दरारें दिखाई देने लगी, जिससे राक्षसी जीव नियमित रूप से सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसने लगे। सभी वर्गों के साधक शहर की दीवार के नीचे घुसपैठियों का समर्थन करने और उन्हें नष्ट करने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि बाद में कम ही राक्षसी जीव दीवार पर चढ़ने में सफल हुए, लेकिन बार बार होने वाली सेंधमारी ने रक्षा करने वाले साधकों की आध्यात्मिक ऊर्जा को समाप्त कर दिया। थकान हावी हो गई, जो उनके पीले चेहरों और अत्यधिक पसीने से स्पष्ट थी। इस नाजुक मोड़ पर फाउंडेशन बिल्डिंग के 1 दर्जन से अधिक साधक शहर की दीवार के किनारे पहुंचे। उनमें से वांग होंग ने जिनान शहर में किंगशू संप्रदाय के प्रबंधक शेन जियान को देखा। इन किसानों ने प्रत्येक किसान को एक परत वाली स्पिरिट वाइन की छोटी बोतलें वितरित की। हालांकि यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन मौजूदा संकट में स्पिरिट वाइन एक जीवन रेखा साबित हुई और जीवित रहने का मौका प्रदान किया। ये शराब जिनान शहर के संचित भंडार का हिस्सा थी, लेकिन हजारों लोगों में बांटने के लिए होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को केवल थोड़ी मात्रा ही मिली। कई घंटों बाद बड़ी दरारों की आवृत्ति बढ़ गई, जिससे वांग हॉन को एक और द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जानवर को मार गिराने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने विशाल संरचना में घुसपैठ कर ली थी। अचानक एक जोरदार गर्जना पूरे शहर में गूंज उठी, जिससे पूरा शहर कांप उठा। इसके साथ ही शहर की विशाल संरचना बिखर कर प्रकाश के छोटे छोटे बिंदुओं में बदल गई। शहर की विशाल सुरक्षा दीवार टूट गई थी। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ विशाल सैन्य संरचना चकनाचूर हो गई और अनगिनत राक्षसी जानवर शहर की दीवारों पर चढ़ गए। दीवारों पर मौजूद साधकों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, इस उम्मीद में कि वे अधिक से अधिक राक्षसी जीवों को मारकर उनकी प्रगति को धीमा कर सकें। यदि जिनान शहर की मुख्य सेना अभी भी मौजूद होती तो वे कुछ हद तक प्रतिरोध कर सकते थे। फाउंडेशन बिल्डिंग के कुशल योद्धा, जो युद्ध में निपुण थे, कुछ प्रथम श्रेणी के राक्षसी जीवों को कुशलतापूर्वक नष्ट कर सकते थे। हालांकि केवल दसियों हजार थके हुए ची साधना करने वाले साधकों के साथ वे लाखों भयंकर राक्षसी जानवरों के हमले का सामना कैसे कर सकते थे। वांग होंग ने शहर की दीवारों पर चढ़ने वाले राक्षसी जीवों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन वह अकेले उन्हें रोक नहीं सका। राक्षसी जीव अक्सर दीवारों पर चढ़ जाते थे, जिससे भारी जानमाल का नुकसान होता था और दहशत फैल जाती थी। जैसे जैसे राक्षसी जीव दीवारों पर चढ़ते गए, ये स्पष्ट हो गया कि उन्हें रोकना असंभव था। अनगिनत लोगों के चेहरों पर निराशा छा गई। राक्षसी जीवों का डटकर मुकाबला करते हुए वांग होंग ने आशा की एक किरण खोजने की उम्मीद में चारों ओर नजर दौड़ाई। दुर्भाग्य से राक्षसी जीवों के घेरे में फंसे होने के कारण वहां कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। सभी फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर अपने ची कल्टीवेशन अधीनस्थों को पश्चिम शहर के द्वार की ओर आगे बढ़ने का नेतृत्व करें। अचानक वांग होंग के मन में एक आवाज गूंजी। यह आवाज गोल्डन कोर के एक साधक की थी, जिसका उपनाम झाओ था और जो इस समय शहर की दीवार के ऊपर एक राक्षसी जानवर से लड़ रहा था। गोल्डन कोर के साधकों के पास शक्तिशाली दिव्य चेतना होती है, जिससे वे एक साथ 100 से अधिक लोगों को संदेश भेज सकते हैं। आवाज सुनते ही वांग होंग ने अपना डंडा घुमाया और अपने बगल में खड़े एक प्रथम श्रेणी के राक्षस को 2 हिस्सों में काट दिया। उसने चिल्लाकर कहा, लड़ाई में देर मत करो, मेरे पीछे आओ। इस समय उसके पास और कुछ सोचने का कोई विकल्प नहीं था। एक जोरदार दहाड़ के बाद वह शहर की दीवार से नीचे कूद गया और शहर की गलियों से होते हुए पश्चिमी दीवार की ओर दौड़ने लगा। क्या ये ची साधना करने वाले साधक इस गति को बनाए रख पाएंगे, ये भाग्य पर निर्भर था। वांग होंग स्वयं एक नाजुक स्थिति में था। उसने बंधनकारी आत्मा की रस्सी को एक फुर्तीले सर्प की तरह अपने चारों ओर लपेटे रखा। एक बड़ी छड़ी पकड़े हुए वह पश्चिम की ओर आगे बढ़ा। पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क पर उससे आगे कई लोग थे, जिनमें साधकों के कई समूह रास्ता साफ कर रहे थे। हालांकि कभी कभार राक्षसी जीव अचानक सामने आकर हमला कर देते थे। इनमें से अधिकतर राक्षसी जीव प्रथम श्रेणी के थे, जिन्हें वह अपनी छड़ी के एक ही वार से आसानी से मार गिराता था। कभी कभी दूसरे दर्जे का एक राक्षसी जीव प्रकट होता था। वांग होंग उलझने के डर से तुरंत बंधनकारी आत्मा की रस्सी का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को जकड़ लेता था और फिर घातक प्रहार करता था। चून की विशाल सुरक्षा घेरा हाल ही में टूटा था, इसलिए शहर की दीवार को भेदने वाले राक्षसी जीवों की संख्या अभी भी अपेक्षाकृत कम थी। अतः उसकी प्रगति काफी तेज थी। वांग होंग 40 से अधिक ची साधना करने वाले साधकों के साथ आगे बढ़ा। आरंभिक 80 में से केवल यही समूह उनके साथ चल पाया। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि आगे कुछ साधकों का एक समूह राक्षसी जानवरों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। दूर से देखते हुए वांग होंग ने नेता को चिंगजू टॉवर के दुकानदार बुदायोंग के रूप में पहचाना। बुदायोंग इस समय बेहद विकट स्थिति में थी। 2 मध्य स्तरीय प्रथम श्रेणी के राक्षसी राक्षसों के चंगुल में फंसी हुई थी। खुद को छुड़ाने के कई प्रयास असफल रहे थे। मौजूदा परिस्थितियों में किसी भी देरी से वह बीस्ट टाइड में फंस सकता है। अचानक उसके पीछे से 3 झांग लंबी एक काली रस्सी निकली और सांप की तरह तेजी से दूसरे दर्जे के राक्षसी जानवरों में से एक के चारों ओर लिपट गई। सहायता मिलने का एहसास होते ही बुदायोंग अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपना आध्यात्मिक हथियार सक्रिय किया और दूसरे राक्षसी जानवर पर हमला कर दिया। उसका आध्यात्मिक हथियार अभी राक्षसी दानव के ऊपर हवा में पहुंचा ही था कि तभी अचानक उसके बगल से एक आकृति प्रकट हुई। एक विशाल छड़ी के झटके से उससे लिपटे हुए दूसरे दर्जे के राक्षसी दानव का मस्तिष्क फट गया और एक जोरदार धमाके के साथ उसकी मृत्यु हो गई। बुदायोंग को अंततः उस व्यक्ति की असली पहचान पता चली जिसने उसकी मदद की थी, और वह बेहद आश्चर्यचकित रह गया। वह व्यक्ति वांग होंग निकला, जो किंगशू टावर का एक रसायनज्ञ था।
हालांकि वु दायोंग काफी समय से वांग होंग के साथ काम कर रहा था, लेकिन वह उसे केवल एक कुशल रसायनज्ञ के रूप में ही जानता था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वांग होंग के पास इतनी जबरदस्त युद्ध क्षमता है। सामान्यतः रसायन शास्त्र और औजार निर्माण जैसे व्यवसायों में लगे साधक युद्धकला में निपुण नहीं होते थे। आखिरकार समय और ऊर्जा सीमित होती थी और कोई भी हर चीज में निपुण नहीं हो सकता था। ये तो छोटा भाई वांग निकला। मदद के लिए धन्यवाद। वु दायोंग ने हाथ जोड़कर वांग होंग के प्रति आभार व्यक्त किया। वु शिझांग, इतनी विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से गुजर रहा था। ये जगह ज्यादा देर रुकने के लिए ठीक नहीं है। चलो जल्दी से इस राक्षसी जीव से निपटते हैं और चलते हैं। वांग होंग ने एक बार फिर बंधनकारी आत्मा की रस्सी बुलाते हुए कहा और एक और राक्षसी जीव को जकड़ लिया। जब राक्षसी जानवर फंस गया था, तब वु दायोंग ने अपनी उड़ने वाली तलवार चलाई और तेजी से जानवर का सिर काट दिया। वांग होंग ने बंधनकारी आत्मा की रस्सी को समेट लिया और तेजी से आगे बढ़ा। वु दायोंग भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चला। वह मूर्ख नहीं था। वांग होंग की क्षमताओं को अभी अभी देखने के बाद वह स्वाभाविक रूप से उसके करीब ही रहा। दोनों समूहों के विलय होते ही वांग होंग और वु दायोंग ने सहयोग किया। जब भी कोई द्वितीय श्रेणी का राक्षसी जीव उनके रास्ते में आता, वांग होंग उसे बांधने के लिए बंधनकारी आत्मा रस्सी का उपयोग करता और वु दायोंग उसी समय उड़ने वाली तलवार से उसे तुरंत मार गिराता, जिससे उनकी प्रगति थोड़ी तेज हो जाती। हालांकि समय बीतने के साथ साथ अधिक से अधिक राक्षसी जीव शहर में प्रवेश करने लगे, जिससे उनकी यात्रा की कठिनाई और बढ़ गई। फिर भी वांग होंग की बंधनकारी आत्मा की रस्सी अत्यंत प्रभावी साबित हुई, जिसने एक एक करके राक्षसी जानवरों से कुशलतापूर्वक निपटा। अपनी यात्रा के दौरान दोनों ने कई द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीवों को मार गिराया। अब उन्हें पश्चिम शहर का द्वार अपनी पहुंच में बस कुछ ही सांसों की दूरी पर दिखाई दे रहा था। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसी जीवों को सूचना मिल गई थी और वे उनकी दिशा में एकत्रित हो रहे थे। उनके सामने एक शुद्ध सफेद दानव भेड़िया प्रकट हुआ, जो 2 झांग लंबा और 1 झांग ऊंचा था। उसका स्तर द्वितीय स्तर के ऊपरी भाग तक पहुंच चुका था, जो मानव नींव निर्माण के बाद के चरण के समकक्ष था। इसके पीछे 30 से अधिक प्रथम श्रेणी के दानव भेड़िए थे। वांग होंग ने इस यात्रा में द्वितीय श्रेणी के उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर का सामना नहीं किया था और वह उनकी ताकत में अंतर के बारे में अनिश्चित था। एक बार फिर उसने बंधनकारी आत्मा की रस्सी को बुलाया और दानव भेड़िए को उसमें जकड़ लिया। वु दायोंग ने अपनी उड़ने वाली तलवार पहले ही निकाल ली थी और दानव भेड़िए के बंधने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे तुरंत मार सके। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई बार इसी तरह समन्वय स्थापित किया था। रस्सी को पास आते देख दानव भेड़िए ने अपना मुंह खोला और बंधनकारी आत्मा की रस्सी की ओर बर्फ के नुकीले टुकड़ों की एक बड़ी बौछार फेंक दी। बर्फ की नुकीली चोटियां रस्सी से टकराईं, जिससे तुरंत उसकी सतह पर पाले की एक परत जम गई, जिससे उसकी गति धीमी हो गई और उसकी हरकतें अकड़ गईं। ये पहली बार था जब बाइंडिंग स्पिरिट रोप को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था और वांग होंग को यह समझ नहीं आ रहा था कि इसका समाधान कैसे किया जाए। इसी बीच बाइंडिंग स्पिरिट रोप को प्रतिबंधित देखकर वु दायोंग ने फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सफेद दानव भेड़िए पर निशाना साधा। इससे पहले कि उड़ती हुई तलवार उस तक पहुंच पाती, सफेद दानव भेड़िए ने अपना अगला पंजा उठाया और उसे दूर फेंक दिया। ये देखकर वांग होंग ने एक बार फिर गोल्डन सील को बुलाया, उसमें तेजी से आध्यात्मिक शक्ति डाली और फिर उसे दानव भेड़िए पर दे मारा। दानव भेड़िए ने अपना अगला पंजा एक बार फिर बढ़ाया और सुनहरी मुहर से टकरा गया। आश्चर्यजनक रूप से कोई प्रत्यक्ष क्षति नहीं हुई। वु दायोंग की उड़ने वाली तलवार एक बार फिर हवा में उड़ती हुई आई और सीधे दानव भेड़िए के पिछले हिस्से की ओर वार किया। दानव भेड़िए ने अपनी पूंछ घुमाई और उड़ती हुई तलवार को दूर फेंक दिया। उसी समय वह आगे की ओर कूदा, उसका खून से सना मुंह चौड़ा खुला हुआ था और वह वांग होंग पर झपटा। वांग होंग ने अपना डंडा आगे की ओर चलाया, लेकिन दानव भेड़िए के हमले की जोरदार टक्कर से उसका निशाना चूक गया। डंडा चूक गया और उसकी बांह थोड़ी सुन्न हो गई। ये पहली बार था जब उसका सामना इतने जबरदस्त बल वाले प्रतिद्वंद्वी से हुआ था। जैसे ही दानव भेड़िया एक बार फिर वांग होंग की ओर छलांग लगाने वाला था, उसके पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसका शरीर थोड़ा रुक गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वांग होंग पलक झपकते ही गायब हो गया और कुछ झांक की दूरी पर फिर से प्रकट हुआ। इसे दानव भेड़ियों के हमले से तेजी से बचने के बाद विशालकाय जानवर एक जोरदार दहाड़ के साथ जमीन पर गिर पड़े, जिससे धूल का बादल उड़ गया। वांग होंग ने हाथ हिलाकर दानव भेड़ियों के शवों को इकट्ठा किया और फिर स्वर्ण मुहर का आह्वान करके शेष जानवरों को नष्ट कर दिया। इस संक्षिप्त क्षण में ची साधना के 8 चरण के साधक दानव भेड़ियों के पंजों का शिकार हो गए। वांग होंग ने दानव भेड़ियों के शवों को लापरवाही से एक तरफ रख दिया और आगे बढ़ गया। वु दायोंग ने भी तुरंत उनका अनुसरण किया। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि वांग होंग ने पहले दानव भेड़ियों से कैसे निपटा था, लेकिन उसने समझदारी से सवाल न पूछने का फैसला किया। ये किसी की निजता का मामला था और इस बारे में यूं ही पूछना उचित नहीं था। जिन सफेद दानव भेड़ियों का उन्होंने अभी सामना किया, वे बेहद चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंद्वी थे। हम दोनों के संयुक्त प्रयास से भी उन्हें हराने में काफी समय लग जाता, लेकिन समय उनके लिए एक अनमोल विलासिता थी। उन्हें राक्षसी जीवों की प्रतिक्रिया से पहले पश्चिमी द्वार तोड़कर भाग निकलना था। जब दानव भेड़िए खुले मुंह से उस पर झपटे, तो वांग होंग को अचानक एक विचार आया। जब शैडो किल ने पहली बार उसकी हत्या करने की कोशिश की, तो वह एक पतली काली सुई से बाल बाल बच गया। जहरीले विष से भरी इस सुई का पता उसकी दैवीय चेतना को तब भी नहीं लगा, जब वह फाउंडेशन बिल्डिंग के निर्माण चरण तक सफलतापूर्वक पहुंच चुका था। इसलिए जैसे ही दानव भेड़ियों ने अपना मुंह खोला, उसने अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करके काली सुई को तुरंत निकटतम दानव भेड़िए के मुंह में प्रकट कर दिया। फिर उसने उड़ती हुई सुई को इस प्रकार नियंत्रित किया कि वह सीधे उसके सिर में घुस गई, जिससे दानव भेड़िए की तुरंत मृत्यु हो गई।
गोल्डन कोर के साधकों के चले जाने और फाउंडेशन बिल्डिंग के दिव्य ज्ञान के साधकों को काली सुई का पता लगाने में कठिनाई होने के कारण वांग हॉन्ग ने इस तरह की तकनीक का उपयोग करने का साहस किया। जब वांग हॉन्ग पश्चिमी द्वार पर पहुंचा तो आधे से अधिक साधक वहां एकत्रित हो चुके थे। 4 स्वर्ण कोर साधक पहले ही बहुत दूर भाग चुके थे और उनके पीछे 10 तृतीय स्तरीय राक्षसी जीव उनका पीछा कर रहे थे, जो बीच बीच में संक्षिप्त झड़पों में शामिल होते थे। जिनान शहर के पश्चिमी द्वार के बाहर मनुष्यों और राक्षसी जीवों के बीच अफरा तफरी मच गई। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। भीड़ आगे बढ़ने के बजाय धीरे धीरे पीछे हट रही थी। अब घुसपैठ करने का सबसे अच्छा मौका था। शहर की दीवारों के आसपास राक्षसी जीवों के प्रारंभिक वितरण का मतलब था कि केवल कुछ ही लोग समय पर यहां पहुंच सकते थे। अगर उन्होंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो जब और भी राक्षसी जीव आएंगे तो मौजूदा समूह जल्द ही राक्षसों की लहर से दब जाएगा। केवल वांग होंग और बुदायों की शक्ति के साथ साथ इंची साधना करने वाले साधकों की मदद से इस घेराबंदी से बाहर निकलना असंभव लग रहा था। इसी क्षण वांग हॉन्ग ने शेन जियान और एक अन्य फाउंडेशन बिल्डिंग साधक को किंगशू संप्रदाय के दाववादी वस्त्र में अग्रिम पंक्ति से पीछे हटते हुए देखा, जो राक्षसी जानवरों के साथ मुठभेड़ के कारण कुछ हद तक थके हुए लग रहे थे। सीनियर ब्रदर शेन, आगे की स्थिति कैसी है? वांग होंग ने जल्दी से पूछा। ये तो जूनियर ब्रदर वांग और वू जूनियर ब्रदर हैं। आपका आना समय पर हुआ है। आगे लगभग 1000 द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीव हैं और यह सचमुच हमारी क्षमता से परे है। इसके अलावा राक्षसी जीवों की संख्या अभी भी बढ़ रही है। शेन जियान ने आह भरी। अगर हम थोड़ी देर और इंतजार करते हैं तो राक्षसी जीवों की संख्या और भी बढ़ सकती है, जिससे आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। हर कोई कारण समझता है, लेकिन गोल्डन कोर के साधकों के चले जाने और नेतृत्व करने वाले किसी के न होने के कारण बचे हुए साधक तितर-बितर हो गए हैं। जो भी आगे बढ़ेगा उसे मौत का खतरा होगा, जबकि जो पीछे हटेंगे वे कम से कम अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए जीवित रह सकते हैं। शेन जियान ने कुछ हद तक लाचारी से कहा। कुछ देर सोचने के बाद वांग होंग ने कहा, सीनियर ब्रदर शेन, मेरे पास एक विचार है। मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करेगा या नहीं। हालात अब बेहद गंभीर हैं। छोटे भाई वांग, आपके पास जो भी अच्छी योजना हो कृपया उसे बताएं, शेन जियान ने जल्दबाजी में जवाब दिया। वांग हॉन्ग ने चारों ओर नजर डाली और एक ध्वनिरोधक अवरोध बनाया, जिसके भीतर फाउंडेशन बिल्डिंग के चारों साधक बंद हो गए। वर्तमान स्थिति बेहद गंभीर है, लेकिन असली चुनौती तो आगे आने वाली है और हमें मार्गदर्शन देने वाला कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है। स्वाभाविक रूप से हर कोई आगे बढ़ने में हिचकिचाएगा। मेरे पास 2 विचार हैं। पहला ये कि हम पीछे से दबाव बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, पीछे से बीस्ट टाइड हमले का अनुकरण करके दहशत फैला सकते हैं। फिर हम उस दहशत का फायदा उठाकर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेंगे और बड़ी संख्या में लोग स्वाभाविक रूप से हमारा अनुसरण करेंगे। बहते पानी की तरह तेज, बहते पत्थर की तरह बलवान। एक बार जब शक्तिशाली गति बन जाती है तो हम एक ही बार में घेराबंदी को तोड़ सकते हैं, वांग होंग ने प्रस्ताव रखा। ये तरीका तो बहुत ही शानदार है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी है। छोटे भाई, तुम्हारा दूसरा विचार कैसा है? शेन जियान ने ताली बजाई। बुदायोंग और दूसरे साधक ने भी शेन जियान के दृष्टिकोण से सहमति जताई। दूसरे विचार के अनुसार पश्चिम द्वार पर साधकों के एकत्र होने के साथ ही राक्षसी जीव भी उसी दिशा में एकत्रित हो रहे हैं। यहां आते समय मैंने देखा कि अधिकांश राक्षसी जीव शहर की दीवारों के साथ साथ इस ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि शहर के अन्य हिस्सों में भी राक्षसी जीव मौजूद हैं, लेकिन वे इतनी घनी संख्या में नहीं हैं। हम चुपचाप शहर से होते हुए पूर्वी द्वार तक पहुंच सकते हैं। वहां से हम बाहर निकल जाएंगे। वांग होंग ने समय बचाने के लिए तुरंत सुझाव दिया। बहुत बढ़िया, छोटा भाई वांग चतुर है। मैं दूसरी योजना का समर्थन करता हूं, शेन जियान ने घोषणा की। मैं सहमत हूं, मुझे भी शामिल कर लो। अन्य 2 लोगों ने भी दूसरी योजना से सहमति व्यक्त की। निर्णय हो जाने के बाद उन्होंने और समय बर्बाद नहीं किया। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वे पीछे पीछे आएं, लेकिन जीवन और मृत्यु के लिए तैयार रहें, वांग हॉन्ग ने अपने पीछे चल रहे दर्जनों की साधना करने वाले साधकों की ओर मुड़कर कहा। हालांकि अधिक लोगों का मतलब अधिक शक्ति था और इससे कुछ राक्षसी जानवरों को रोकने में मदद मिल सकती थी, लेकिन वांग हॉन्ग जोर नहीं देना चाहता था और कुछ भी वादा नहीं कर सकता था। उसका अनुसरण करने वाले समूह में से 20 से अधिक लोगों ने उसके साथ शामिल होने का विकल्प चुना। हालांकि वे अपने गंतव्य को लेकर अनिश्चित थे, लेकिन वांग हॉन्ग का अनुसरण करने के बाद से उन्हें वह भरोसेमंद लगा था। इसके अलावा शेन जियान के साथ मूल रूप से मौजूद 1 दर्जन से अधिक की साधना करने वाले साधक भी उनके पीछे पीछे आए। इन लोगों को थका हुआ देखकर वांग हॉन्ग ने अपने थैले से प्रथम श्रेणी की स्पिरिट वाइन की दर्जनों बोतलें निकाली, उन्हें वितरित किया और उन्हें तुरंत अपनी खर्च की गई आध्यात्मिक ऊर्जा की भरपाई करने का आदेश दिया। फाउंडेशन बिल्डिंग के एक उत्पादक के रूप में कुछ प्रथम श्रेणी की स्पिरिट वाइन पेश करना उदारतापूर्ण था, बिना अधिक दिखावा किए। निर्णय लेने के बाद समूह ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। दूसरों को आगाह किए बिना वे चुपचाप शहर की एक संकरी गली से पश्चिम की ओर बढ़ गए। अब शहर में हर जगह राक्षसी जीव विचरण कर रहे थे। वे यथासंभव उनसे दूरी बनाए रखते थे। आवश्यकता पड़ने पर वे किसी भी खतरे को तुरंत समाप्त करने के लिए सहयोग करते थे। तीसरे स्तर के राक्षसी जीवों की अनुपस्थिति में चारों की संयुक्त शक्ति आसानी से कई दूसरे स्तर के राक्षसी जीवों का सामना कर सकती है। शेन जियान फाउंडेशन बिल्डिंग साधना के अंतिम चरण में था और वांग हॉन्ग की शक्ति फाउंडेशन बिल्डिंग साधना के मध्य चरण के बराबर थी। वू दायोंग फाउंडेशन बिल्डिंग साधना करने वालों में भले ही कमजोर माना जाता था, फिर भी मध्य चरण में था और दूसरा साधना करने वाला भी मध्य चरण में था। उन्होंने जानबूझकर अपने मार्ग के लिए एकांत गलियों को चुना, क्योंकि राक्षसी जीवों के बड़े समूह मुख्य सड़कों पर ही रहना पसंद करते थे।
शहर की गलियों की भूलभुलैयानुमा बनावट, साथ ही राक्षसी जीवों की सीमित बुद्धि के कारण वे छोटे रास्तों में प्रवेश करते ही जल्दी से अपना रास्ता भटक जाते थे। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलते हुए कुछ अनाड़ी राक्षसी जीव लोगों के आंगनों में भी घुस गए और अंदर अफरा तफरी मचा दी। उनके लिए बाहर निकलने का रास्ता खोजना अक्सर एक चुनौती बन जाता था। इसलिए जैसे ही राक्षसी जीवों का एक समूह संकरी गलियों में प्रवेश किया, उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो गई। रास्ते में उन चारों ने कई राक्षसी जानवरों को भी मार गिराया और चुपके से पूर्वी द्वार के आसपास के इलाके की ओर बढ़े। ये देखकर कि अभी भी यहाँ काफी संख्या में राक्षसी जीव मौजूद थे, जिनमें से कुछ पश्चिम की ओर जा रहे थे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। जिनान शहर के पूर्वी द्वार पर राक्षसी जानवरों के झुंड शहर के बाहर से लगातार उमड़ते रहे और मुख्य सड़क के साथ पश्चिम की ओर बढ़ते रहे। वांग होंग और उनके समूह ने समझदारी दिखाते हुए जल्दबाजी में अराजकता में कूदने से परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने पास की एक 5 मंजिला दुकान में शरण ली। इस विशेष दुकान का स्थान बहुत ही सुविधाजनक था, जहां से पूर्वी द्वार के पास की स्थिति का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था। इसका पिछवाड़ा इतना विशाल था कि उसमें दर्जनों लोग आराम से बैठ सकते थे। समूह चुपचाप दुकान की सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़ गया और शहर के द्वार पर मौजूद राक्षसी जानवरों की स्थिति का सावधानीपूर्वक अवलोकन करता रहा। आधे घंटे बाद शहर के बाहर से कोई भी राक्षसी जीव अंदर नहीं आया। हालांकि काफी संख्या में जीव द्वार के पास मंडराते रहे और कुछ अभी भी शहर की दीवारों के अंदर मौजूद थे। मोटे अनुमानों के अनुसार द्वार और आसपास की दीवारों के पास लगभग 10,000 राक्षसी जीव मौजूद थे, जिनमें से 20 से अधिक द्वितीय श्रेणी के थे। द्वार पर लगभग 10 द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीव 1000 से अधिक प्रथम श्रेणी के राक्षसों के साथ खड़े थे। अलग परिस्थितियों में वे शायद जबरदस्ती अंदर घुसने का साहस कर लेते, लेकिन वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह के टकराव से आसपास के राक्षसी जीवों के आकर्षित होने का खतरा था, जिसके परिणामस्वरूप भयंकर घेराबंदी हो सकती थी। यह ऐसे नहीं चल सकता। पश्चिम द्वार पर साधना करने वाले चाहे सफल हो या असफल, एक बार जब बड़ी संख्या में राक्षसी जीव यहां लौट आएंगे, तब छिपना मुश्किल होगा। क्या किसी के पास कोई बेहतर उपाय है? बुदायूं चिंतित दिख रही थी। उसने अनगिनत बार राक्षसी जीवों की गिनती खो दी थी और चमत्कार की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। कुछ सोचने के बाद शेन जियान ने सुझाव दिया, मैं सोच रहा हूं, अगर हम इन राक्षसी जीवों को समूहों में फंसाकर उनमें से कुछ को मार डालें और फिर भाग जाएं तो कैसा रहेगा? हालांकि यह विचार अच्छा था, चुनौती इस बात में थी कि किसे चारा बनाया जाए और उन्हें कैसे लुभाया जाए। अगर बहुत सारे लोग आकर्षित हो जाते तो स्थिति को संभालना और भी मुश्किल हो जाता। कुछ समय तक समूह एक व्यवहारिक योजना तैयार करने के लिए संघर्ष करता रहा। शायद हम मेरे स्पिरिट बीस्ट को एक बार कोशिश करने दें, वांग होंग ने अनिश्चितता से प्रस्ताव रखा। ओह, तुम्हारे पास किस तरह का स्पिरिट बीस्ट है? शेन जियान ने जल्दबाजी में पूछा। वांग होंग ने लिटिल पेंग को स्पिरिट बीस्ट की थैली से मुक्त कर दिया। लिटिल पेंग जोश से बाहर निकला और अपने पंख और पैर फैलाए, क्योंकि वह काफी समय से कैद में था। यह एक अपरिपक्व रॉक सैंड कार्वर है, वांग होंग ने समझाया। रॉक सैंड कार्वर विशालकाय राक्षसी जीव होते हैं जो पूरी तरह विकसित होने पर दूसरे स्तर तक पहुंच सकते हैं। मानसिक आशय के माध्यम से लिटिल पेंग से कुछ संवाद करने के बाद वांग होंग अपनी योजना समझाने में सफल रहा। हालांकि लिटिल पेंग की सीमित समझ के कारण एक स्पष्ट समझौते तक पहुंचने में काफी समय लग गया। कुछ देर बाद लिटिल पेंग स्पिरिट वाइन के 2 घड़े लिए हुए आत्मविश्वास से पूर्वी द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दानवों की भीड़ के पास पहुंचा, एक घड़ा गलती से गिर गया और जमीन पर टूट गया, जिससे एक सुगंधित खुशबू निकली जो दूर दूर तक फैल गई। दूर से देखते हुए वांग होंग ने निराशा में अपना सिर हिलाया। छोटे पेंग का अभिनय वाकई बेहद खराब था। अंधेरे में मौजूद कोई भी देख सकता था कि घड़ा जानबूझकर तोड़ा गया था। लेकिन राक्षसी जीव आलोचना करने में नखरे नहीं करते थे। शराब की गंध सूंघते ही वे सूंघती नाक और लार टपकाते मुंह के साथ लिटिल पेंग की ओर बढ़े और उसके चारों ओर झुंड बनाकर खड़े हो गए। बचे हुए घड़े को पकड़े हुए छोटा पेंग मुड़ा और एक संकरी गली में दौड़ पड़ा। गरज गरज गरज। राक्षसी जीवों का झुंड उनका पीछा करते हुए दहाड़ उठा, जिसमें 2 द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीव सबसे आगे थे। उनके पीछे 200 से 300 प्रथम श्रेणी के राक्षसी जीव थे। 15 मिनट बाद छोटा पेंग संकरी गली से बाहर निकला, अपने पंखों से स्पिरिट वाइन के 2 घड़े थामे हुए। हालांकि उसका पीछा कर रहे राक्षसी जीवों का बड़ा समूह कहीं नजर नहीं आया। राक्षसी जीवों की भीड़ के पास दोबारा पहुंचते ही नन्हा पेंग गलती से एक और घड़ा तोड़ बैठा, जिससे मोहक सुगंध एक बार फिर फैल गई। इससे बार बार पीछा करने और भागने की नौबत आ गई और हर बार राक्षसी जीवों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। इससे दानव कुल की सबसे बड़ी खामी उजागर हुई, उनके निम्न श्रेणी के राक्षसी जीवों की कम बुद्धि। यहां तक कि लिटिल पेंग की चालाकी के स्तर पर भी उसे उनमें काफी बुद्धिमान माना जाता था। भद्दी एक्टिंग, बार बार दोहराई जाने वाली तरकीबों और 5 बार कोशिश करने के बावजूद हर बार कम या ज्यादा राक्षसी जीवों को बेवकूफ बनाने में कामयाबी मिली। हालांकि छठे प्रयास में दूसरे दर्जे का एक ज्यादा बुद्धिमान राक्षसी जीव शक करने लगा। 3 आंखों वाले इस याओ तेंदुए ने जोर से दहाड़ लगाए और अपने पंजों से लिटिल पेंग पर हमला कर दिया। लिटिल पेंग ने जल्दी से शराब का घड़ा गिरा दिया और भाग गया। हमले से उसके पूंछ के पंख बिखर गए और उसकी पीठ दिखाई देने लगी। अपने पंख फड़फड़ाते हुए छोटा पेंग एक संकरी गली में उड़ गया, जिसका पीछा दूसरे दर्जे का याओ तेंदुआ कर रहा था। जैसे ही याओ तेंदुआ गली में दाखिल हुआ, अचानक बगल से एक काली रस्सी निकली और तेजी से याओ तेंदुए को जकड़ लिया। इसी दौरान शेन जियान ने गली के दूसरे छोर से अपनी उड़ने वाली तलवार चलाई। बिजली की तरह उड़ने वाली तलवार ने याओ तेंदुए का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसकी गर्दन से खून बहने लगा। शिकार के बाद समूह अंधेरे से बाहर निकला।
छोटे पेंग ने मरे हुए याओ तेंदुए को देखकर अपनी पूंछ हिलाते हुए गर्व से वांग होन की ओर कदम बढ़ाया। नंगे पिछले हिस्से के बावजूद वह बेफिक्र लग रहा था, शायद हवा का आनंद ले रहा था। वांग होन ने धीरे से लिटिल पेंग की पीठ के पंखों को सहलाया, फिर उसे इनाम के तौर पर एक आध्यात्मिक फल खिलाया और पूछा, साथी वरिष्ठों, क्या आपको लगता है कि अब हम घेराबंदी तोड़ सकते हैं? लिटिल पेंग को दोबारा बाहर भेजने में अनिच्छुक वांग होन को राहत मिली कि वह पहले ही भाग निकलने में कामयाब हो गया था। पूर्वी द्वार पर केवल 5 द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीव बचे हैं और लगभग 300 से 400 प्रथम श्रेणी के हैं। यदि हम आसपास के राक्षसी जीवों के आने से पहले ही उनसे लड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो हम सफलतापूर्वक बच निकल सकते हैं। यात्रा के दौरान वांग होन द्वारा दी गई सहायता के लिए आभारी वू दायोंग ने अपनी सहमति व्यक्त की। शेन जियान और एक अन्य फाउंडेशन बिल्डिंग साधक ने भी सहमति जताते हुए कहा कि चूंकि स्पिरिट बीस्ट वांग होन का था और वही स्पिरिट वाइन उपलब्ध करा रहा था, इसलिए उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं था। निर्णय हो जाने के बाद वांग होन ने अनिच्छा से लिटिल पेंग को वापस स्पिरिट बीस्ट की थैली में रख दिया। चारों ने सावधानीपूर्वक भागने की योजना बनाई और चुपचाप पूर्वी द्वार की ओर चल पड़े। जब वे शहर की दीवार से 50 गज की दूरी के भीतर पहुंचे तो उन्हें एक राक्षसी जानवर ने देख लिया। गरज! राक्षसी जानवर ने उनकी ओर दहाड़ मारी, जिससे अन्य राक्षसी जानवर सतर्क हो गए और देखने के लिए मुड़ गए। गरज गरज गरज! राक्षसी जानवरों की भीड़ को सतर्क देखकर समूह ने छुपकर चलने की रणनीति छोड़ दी और पूर्वी द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने उड़ने की तकनीकों का इस्तेमाल करने से परहेज किया, क्योंकि वे बहुत ऊंचाई तक उड़ने और आसपास के राक्षसी जीवों का ध्यान आकर्षित करने का साहस नहीं कर रहे थे। चारों ओर से घेर लिए गए राक्षसी जीवों से घिरे होने के बावजूद समूह ने अपने करीब आ रहे लोगों की अनदेखी करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब उनके और राक्षसी जानवरों के बीच की दूरी 20 गज रह गई तो वांग होन ने बंधनकारी आत्मा रस्सी तैनात की और वू दायोंग ने अपनी उड़ने वाली तलवार चलाई। दोनों ने मिलकर दूसरे स्तर के राक्षसी जानवर पर हमला किया। यह एक पूर्वनियोजित रणनीति थी। वांग होन बाइंडिंग स्पिरिट रोप का उपयोग करते हुए और वू दायोंग एक साथ मिलकर दूसरे स्तर के राक्षसी जानवरों को तेजी से खत्म कर सकते थे। शेन जियान और दूसरे फाउंडेशन बिल्डिंग साधक ने भी सहयोग किया। शेन जियान के उन्नत फाउंडेशन बिल्डिंग साधना स्तर और दूसरे की सहायता से दुश्मनों को नष्ट करने में उनकी दक्षता असाधारण रूप से उच्च थी। शेष की साधना करने वाले साधकों ने उन प्रथम श्रेणी के राक्षसी जीवों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जो बहुत करीब थे और उनके लिए खतरा बन रहे थे। किंगजू संप्रदाय के गोल्डन कोर साधक सोंग वेई ने 300 से अधिक फाउंडेशन बिल्डिंग साधकों का नेतृत्व करते हुए एक उड़ने वाली नाव पर सवार होकर जिनान शहर को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्थान किया। हालांकि दानव कबीले द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में उनकी यात्रा बीच में ही रुक गई। 3 स्तरीय लौह पंख वाले ईगल के नेतृत्व में दानव कबीले के सदस्यों के एक बड़े समूह ने उनका रास्ता रोक दिया। सोंग वेई अपने फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स के समूह के साथ एक तेज तलवार की तरह दुश्मन के बीच में घुस गया। हालांकि दानव कबीले ने पहले से ही योजना बना रखी थी। जैसे ही उन्होंने घुसपैठ करने का प्रयास किया, दानव प्राणियों की कतारों से एक और 3 स्तरीय दानव प्राणी प्रकट हुआ। ये जानवर हिरण के आकार का प्राणी था, जिसके सींगों की एक जोड़ी उसके दुर्जय हथियारों में तब्दील हो गई थी, जो लौह पंख वाले बाज के दुर्जय पंखों को भी मात देती थी। दानव कबीले ने बचाव दल को रोकने के लिए घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन जिनान शहर को घेरने के लिए अपनी सेनाओं को विभाजित करने के कारण वे घात लगाने के लिए केवल 2-3 स्तरीय राक्षसी जानवरों को ही तैनात कर सके। 2 राक्षसी जीवों ने मिलकर सोंग वेई पर हमला किया, जिससे उसे लगातार पीछे हटना पड़ा। जब तक वह उड़ने वाली नाव के किनारे तक पहुंचा, तब तक उसके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची थी। आयरन फेदर ईगल के पंखों और हिरण के आकार के राक्षसी जानवर के सींगों ने हमला किया, लेकिन सोंग वेई ने एक बड़े कटोरे के आकार की जादुई कलाकृति से उन्हें रोकने में कामयाबी हासिल की। इसी दौरान उड़ने वाली नाव पर सवार 300 से अधिक फाउंडेशन बिल्डिंग साधकों ने पूर्व निर्धारित आदेश का पालन करते हुए हिरण के आकार के राक्षसी जानवर के खिलाफ अपने आध्यात्मिक हथियारों से समन्वित हमला किया। 300 फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटरों की संयुक्त शक्ति गोल्डन कोर कल्टीवेटर के पूर्ण बल से किए गए प्रहार से कम शक्तिशाली नहीं थी। फ्लाइंग बोर्ड पर रक्षात्मक संरचनाओं के कारण फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक क्षण भर के लिए अंदर सुरक्षित थे। 300 से अधिक आध्यात्मिक हथियारों के हमले का सामना करते हुए हिरण के आकार के राक्षसी जानवर ने अपने अगले खुर उठाए और हवा में पटके। उसके खुरों से एक चमकदार रोशनी निकली, जो हवा में फैलकर आने वाले अधिकांश आध्यात्मिक हथियारों को विक्षेपित कर रही थी। शेष बचे लगभग 100 आध्यात्मिक हथियारों का सामना वह अपने भौतिक शरीर से करने का इरादा रखता था। 3 स्तरीय राक्षसी जीव के मजबूत शरीर के कारण यह उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। अधिकांश आध्यात्मिक हथियारों को अवरुद्ध करने के बाद 3 स्तरीय राक्षसी हिरण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया और लौह पंख वाले ईगल के साथ मिलकर सोंग वेई को घेरना जारी रखा। शेष बचे लगभग 100 आध्यात्मिक हथियार राक्षसी हिरण पर हमला करने ही वाले थे। अचानक उनके बीच मौजूद एक सुनहरी उड़ने वाली तलवार चकाचौंध भरी रोशनी में फूट पड़ी, आकार में कई गुना बढ़ गई और तेजी से राक्षसी हिरण की ओर बढ़ गई। अच्छा नहीं, उस राक्षसी हिरण को ठीक इसी क्षण एहसास हुआ कि आध्यात्मिक हथियारों के बीच एक छिपा हुआ उड़ने वाली तलवार तकनीक का खजाना था, जिसे वह पहले पता लगाने में विफल रहा था। इसी क्षण ये भी पता चला कि फ्लाइंग बोर्ड पर मौजूद 300 फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स में अप्रत्याशित रूप से एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर भी था। उड़ने वाली नाव पर घनी दाढ़ी वाले एक हटे कट्टे आदमी ने अपनी स्वर्णिम कोर साधना का स्तर प्रकट किया और एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न की। वह अपनी पूरी शक्ति से स्वर्णिम उड़ने वाली तलवार तकनीक के खजाने को नियंत्रित कर रहा था। इस खुलासे से उसके आसपास मौजूद फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने हाल ही में इस गोल्डन कोर विशेषज्ञ के बारे में मजाक किया था और अगर चल रही लड़ाई न होती तो शायद उन्हें कुछ थप्पड़ पड़ जाते।
राक्षसी हिरण को यह जानकर धोखा महसूस हुआ कि मानव साधक इतने धूर्त हो सकते हैं। सोंग वेई और अन्य गोल्डन कोर साधकों ने रवाना होने से पहले ही रास्ते में दानव कबीले द्वारा अवरोध उत्पन्न होने की आशंका जताई थी। इस बार मानव जाति को मिली महत्वपूर्ण हार के बावजूद कुल मिलाकर मानव बुद्धि दानव वंश की बुद्धि से कमजोर नहीं हो सकती। राक्षसी हिरण घबरा गया और बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन सोने की उड़ने वाली तलवार तकनीक का खजाना अब बस कुछ ही फीट दूर था। अब बचना नामुमकिन था। उस राक्षसी हिरण ने दर्दनाक चीख मारी और इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, सुनहरी तलवार ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। राक्षसी हिरण को मारने के बाद 2 गोल्डन कोर साधकों ने 300 फाउंडेशन बिल्डिंग साधकों की सहायता से आयरन फेदर ईगल पर हमला करने के लिए हाथ मिलाया। यहीं पर फ्लाइंग बोट का फायदा स्पष्ट हो गया, एक उड़ने वाला किला जो तेज गति से चलने में सक्षम था और एक रक्षात्मक ढाल से सुसज्जित था। यहां तक कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीवों के एक बड़े समूह के खिलाफ भी ये काफी समय तक टिक सकता था। 3 तरफा हमले के तहत आयरन फेदर ईगल को सोंग वेई ने शीघ्र ही मार गिराया। 2 त्रिस्तरीय राक्षसी जीवों को नष्ट करने के बाद शेष प्रथम और द्वितीय स्तरीय राक्षसी जीव शीघ्र ही पक्षियों और जानवरों की तरह तितर-बितर हो गए। युद्ध क्षेत्र की संक्षिप्त सफाई के बाद फ्लाइंग बोट तेजी से जिनान शहर की ओर रवाना हो गई। जिनान शहर के पूर्वी द्वार पर जब वांग होंग की बंधनकारी आत्मा रस्सी ने एक द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जानवर को जकड़ रखा था, तब वू दायों की उड़ने वाली तलवार ने तेजी से उसका सिर काट दिया। वांग होंग ने मारे गए राक्षसी शव पर एक नजर भी नहीं डाली और अगले राक्षसी जानवर पर बंधनकारी आत्मा रस्सी तैनात करना जारी रखा। इसी समय सीनियर ब्रदर शेन ने एक ही झटके में दूसरे दर्जे के राक्षसी जानवर का सिर काट दिया। आसपास के अन्य राक्षसी जीव शोर सुनकर सतर्क हो गए और इकट्ठा होने लगे। मारे गए राक्षसी जानवरों के शवों को इकट्ठा करने की जहमत भी न उठाते हुए समूह सीधे शहर के द्वार की ओर दौड़ पड़ा। दूसरे दर्जे के 3 राक्षसी जीवों को मारने के बाद शेष 2 उनके भागने को रोकने में असमर्थ रहे। वांग होंग ने युद्ध में ज्यादा देर नहीं लगाई, उसने बंधनकारी आत्मा की रस्सी को वापस खींच लिया और एक विशाल काली गदा निकाल ली। अपने विशाल गदा को आगे रखते हुए वह सबसे आगे बढ़कर मार्ग को साफ करने का दायित्व संभालता था। रास्ते में आने वाले किसी भी राक्षसी जीव को वह अपने गदा से बलपूर्वक दूर धकेल देता था। फाउंडेशन बिल्डिंग के अन्य 3 साधक भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे और भागने का रास्ता चौड़ा करने के लिए अगल बगल के राक्षसी जानवरों को मार गिरा रहे थे। दर्जनों की साधना करने वाले साधक उनके पीछे पीछे चल रहे थे, दोनों ओर के राक्षसी जानवरों से निपट रहे थे और कई निम्न स्तरीय राक्षसी जानवरों द्वारा घिरे जाने से खुद को बचा रहे थे। वांग होंग ने अपने विशाल गदा को घुमाया, जिससे दूसरे दर्जे का एक राक्षसी दानव 10 फीट से भी अधिक दूर लुढ़क गया। एक और जोरदार प्रहार से पहले दर्जे के 3 छोटे राक्षस खून से लथपथ होकर इधर उधर बिखर गए। अंततः शहर के द्वार से बाहर निकलने पर बाहर राक्षसी जीवों की संख्या द्वार के पास की तुलना में उतनी अधिक नहीं थी। बाधा कम होते ही उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और राक्षसी जीवों के झुंड के पीछे पीछे तेजी से आगे बढ़ने लगे। ये राक्षसी जीव निर्दयी थे, उन्होंने काफी दूरी से उनका पीछा किया था और वे पीछा करना जारी रखे हुए थे। हालांकि दूरी बढ़ जाने के कारण समूह उड़ने की तकनीक का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा पीछा करने वाले राक्षसी जीव अधिकतर जमीन पर ही थे। वांग होंग दौड़ा और उसने गोल्डन लाइट बाउल को हवा में उछाल दिया। ये तेजी से 2 गज से अधिक फैल गया और ची साधना करने वाले साधकों की ओर उड़ने लगा। अंदर आओ, जल्दी करो, वांग होंग ने ची साधना करने वाले साधकों पर चिल्लाते हुए कहा। न्यूनतम प्रयास से उनकी मदद करने का मौका मिलने पर भी वांग होंग उन्हें दरिंदों के चंगुल में फंसते हुए नहीं देखना चाहता था। ची साधना करने वाले साधक उसकी बातों से प्रसन्न हुए। वे सबसे कमजोर थे और सबसे पीछे थे, जिनमें से कई को पीछा करने वाले राक्षसी जानवरों ने पहले ही मार डाला था। जब सभी लोग गोल्डन लाइट बाउल में भर गए और वह पूरी तरह से खचाखच भर गया, तो वांग होंग ने उसे हवा में उठा लिया। इसी बीच शेन जियान और अन्य लोग भी अपने उड़ने वाले उपकरणों के साथ ऊपर उठे, अपने आध्यात्मिक हथियारों को छोड़ते हुए उस क्षेत्र पर बमबारी करने लगे। वांग होंग लिटिल पिंग को नियंत्रित करते हुए अकेले ही आकाश में उड़ गया। उसने स्वर्ण मोहर का आह्वान किया और ऊपर से नीचे की ओर दबाव डाला, जिससे प्रत्येक प्रहार ने कई जानवरों को कुचल दिया। इतने लंबे समय तक इन राक्षसी जीवों द्वारा पीछा किए जाने के बाद अब बदला लेने का समय आ गया था। सैकड़ों राक्षसी जीवों को मारने के बाद बाकी बचे हुए जीव तितर बितर होकर भाग गए। भाग निकलने के बाद वांग होंग और अन्य लोग तेजी से उस अशांत क्षेत्र से निकल गए। इस समय जिनान शहर के अधिकांश राक्षसी जीव पश्चिमी द्वार पर एकत्रित हो गए थे और उन्होंने प्रवेश करने की तैयारी कर रहे साधकों के समूह के चारों ओर एक ठोस नाकाबंदी बना ली थी। इस नाजुक मोड़ पर किसी को भी पश्चिम की ओर आगे बढ़ने का आदेश याद नहीं था। लोग सिरकटी मक्खियों की तरह इधर उधर भाग रहे थे और बेतरतीब ढंग से टकरा रहे थे। इस अव्यवस्थित अराजकता के परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति को राक्षसी दरिंदों द्वारा चीर फाड़कर मार डाला गया। नरसंहार अपरिहार्य था। इससे संगठित और असंगठित प्रयासों के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। यदि इस समय कोई स्वर्णिम कोर साधक या थोड़ा सम्मानित फाउंडेशन बिल्डिंग साधक खड़ा हो जाता, तो एक ही पुकार से ये हताश लोग एकजुट हो सकते थे, जल्दी से भागने का रास्ता बना सकते थे और सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकते थे। किंगजू संप्रदाय की तियान किंग ने खुद को घिरे हुए साधकों के बीच पाया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो चुकी थी। उसने देखा कि उसके साथी साधक एक एक करके गिर रहे थे। उनकी चीखें और भय एवं निराशा के भाव उनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के अंतिम अंशों को निचोड़ते हुए उसने अपने आध्यात्मिक हथियार को आगे की ओर प्रहार करने के लिए नियंत्रित किया। अचानक उसने सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला के ऊपर आकाश से एक काले बिंदु को उड़ते हुए देखा। वह बिंदु पल पल बड़ा होता जा रहा था।
कुछ क्षण बाद वह ये पहचान सकी कि उड़ने वाली वस्तु फ्लाइंग बोट थी जो जिनान शहर के सामने स्थित स्पिरिट स्टोन खदान पर कब्जा करने गई थी। अतिरिक्त सहायता आ गई है। अतिरिक्त सहायता आ गई है। अन्य साधकों ने भी आती हुई उड़ने वाली नाव को देख लिया। उनका मनोबल तुरंत बढ़ गया और उन्हें अपने घाव भी कम दर्दनाक लगने लगे। जैसे ही उड़ने वाली नाव राक्षसी जीवों के समूह के पास पहुंची, असंख्य आध्यात्मिक हथियार छोड़े गए जो राक्षसी जीवों के झुंड पर बरसने लगे। जादुई हथियारों ने जोरदार हमला किया, जिससे जहां भी वे गिरे वहां खून के छींटे उड़ने लगे। हालांकि बीस्ट टाइड के भीतर अभी भी 1 या 2000 द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीव मौजूद थे, लेकिन उनमें से अधिकांश उड़ने में असमर्थ थे और फ्लाइंग बोट तक नहीं पहुंच सकते थे। फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स के विपरीत, साधारण रेंगने वाले राक्षसी जीवों को उड़ान तकनीक सीखने से पहले तीसरे स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होती थी। कुछ उड़ने वाले राक्षसी जीव थोड़े समय के लिए उड़ने वाली नाव की रक्षात्मक ढाल को भेदने में कामयाब रहे। दानव वंश के 3 स्तरीय राक्षसी जीवों के चले जाने के बाद शेष राक्षसी जीव अव्यवस्थित हो गए और प्रभावी हमला करने में असमर्थ हो गए। उड़ने वाली नाव ने शीघ्र ही राक्षसी लहर के बीच से खून खराबे का रास्ता बनाते हुए साधकों के जमावड़े स्थल तक पहुंच गई। क्या आप में से किसी को पता है कि जिनान शहर की रक्षा कर रहे गोल्डन कोर के साधक कहां गए? उड़ने वाली नाव पर सवार दाढ़ी वाले गोल्डन कोर साधक ने पूछा। उसके जबरदस्त गोल्डन कोर दबाव के कारण नीचे मौजूद राक्षसी जानवर हिचकिचा उठे। वे उत्तर की ओर चले गए। चारों वरिष्ठ छात्र उत्तर की ओर रवाना हो गए। 10 त्रिस्तरीय राक्षसी जीव उनका पीछा कर रहे हैं। नीचे मौजूद बचाए गए किसानों ने उत्सुकतापूर्वक उत्तर दिया। उनकी दिशा को समझने के बाद दाढ़ी वाले गोल्डन कोर साधक ने उड़ने वाली नाव से छलांग लगाई और एक सुनहरी लकीर में परिवर्तित होकर आकाश में गायब हो गया। मेरा इंतजार करना। इसी क्षण सोंग वेई भी उड़ने वाली नाव से बाहर निकली, प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हुई और उत्तर की ओर उड़ गई। फाउंडेशन बिल्डिंग के 300 से अधिक साधकों द्वारा हवाई सुरक्षा प्रदान किए जाने के साथ शेष जिनान शहर के साधकों ने धीरे धीरे राक्षसी लहर से एक खूनी रास्ता बनाया और अंततः उससे मुक्त हो गए। उड़ने वाली नाव ने सभी को अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। नींव निर्माण के सैकड़ों साधक उड़ने वाली नाव से उतरे और उत्सुकता से भीड़ में शामिल होकर अपने बिछड़े परिवार और दोस्तों की तलाश करने लगे। उनमें से एक झांग चुनफेंग था जो भीड़ में दौड़ पड़ा। जिनान शहर में पीछे रह गए 4 से 5 हजार साधकों में से केवल लगभग 10,000 ही सफलता प्राप्त कर सके। झांग चुनफेंग तेजी से भीड़ के बीच से होते हुए वांग होन की तलाश करने लगा। इस समय सुख और दुख दोनों एक साथ मौजूद थे। कुछ लोगों ने अपनों से दोबारा मिलने की खुशी का अनुभव किया, उनके चेहरे प्रसन्नता से दमक रहे थे। वहीं कुछ अन्य लोग अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों को खोने के गम में डूबे हुए थे। झांग चुनफेंग ने भीड़ में बार बार वांग होन को ढूंढा, लेकिन उसका कोई निशान न मिलने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। भीड़ में मौजूद चेहरों से परिचित होने के बावजूद वह वांग होन को नहीं ढूंढ पाया। हर पत्थर की जगह उसे याद थी। अगर वांग होन यहाँ होता तो अब तक उसे झांग चुनफेंग दिख चुका होता। कुछ देर अकेले खड़े रहकर वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि वांग होन राक्षसी लहर में मारा गया होगा। फिर भी मन को शांति पाने के लिए उसे या तो वांग होन को जिंदा देखना था या उसका बेजान शरीर। दृढ़ निश्चय के साथ झांग चुनफेंग जिनान शहर की ओर चल पड़ा। सीनियर झांग, हमारा इंतजार कीजिए। झांग चुनफेंग अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि 2 फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर तेजी से उसके पास पहुंच गए। क्या तुम भी जा रहे हो? हाँ, उन्होंने सिर हिलाया, उनके चेहरे गंभीर थे। नींव निर्माण के मध्य चरण में लिंग शुआई और प्रारंभिक चरण में लेकिन तीसरे स्तर पर मौजूद झो कियान ने संक्षिप्त परिचय दिया। तीनों जिनान शहर के पश्चिमी द्वार की ओर बढ़े, जो अभी भी राक्षसी जीवों से भरा हुआ था और उनकी शक्ति सीधे प्रवेश के लिए अपर्याप्त थी। जिनान शहर अब पूरी तरह से राक्षसी जीवों के कब्जे में था। उन्होंने शहर का चक्कर लगाया लेकिन प्रवेश का कोई उपयुक्त रास्ता नहीं मिला। केवल पूर्वी द्वार पर, जहां राक्षसी जीव कम थे और युद्ध के निशान थे, उन्हें उम्मीद की किरण दिखी कि शायद कोई सफलतापूर्वक बच निकला हो। इस खोज ने झांग चुनफेंग का आत्मविश्वास बढ़ा दिया, खासकर शरीर पर एक साधक के युद्ध के निशान देखकर। हालांकि समूह को यह पक्का पता नहीं था कि वांग होंग भागने वालों में शामिल था या नहीं। अगर वह अभी भी शहर में छिपा हुआ था तो वे मौका गंवा सकते थे। दरअसल मुझे एक परित्यक्त गुप्त मार्ग के बारे में पता है जो भूमिगत रूप से शहर की ओर जाता है, लिंग शुआई ने खुलासा करने से पहले हिचकिचाते हुए कहा। ओह, साथी दाओवादी लिंग, कृपया बताइए, ये कहाँ है? झो कियान ने उत्सुकता से पूछा। शहर की उत्तरी दीवार के बाहर एक छोटी पहाड़ी पर, लिंग शुआई ने उत्तर की ओर इशारा किया। चलो अब वहां चलते हैं। लिंग दाओ मित्र, कृपया आगे आगे चलो, झो कियान ने आग्रह किया। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आइए। लिंग शुआई ने अपने निर्णय पर दृढ़ निश्चय करते हुए उत्तर की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। एक गुप्त पहाड़ी गुफा तक पहुंचने के बाद लिंग शुआई, जो सबसे पहले अंदर गया था, ने पाया कि आगे का रास्ता एक ढह जाने से अवरुद्ध था। उन्होंने उड़ने वाली तलवारों का उपयोग करने वाले अमर साधकों की सहायता से 2 घंटे तक खुदाई की। अंततः वे जिनान शहर में एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचे जो किसी गुप्त संगठन का अड्डा प्रतीत होता था। लिंग शुआई ने कुशलतापूर्वक एक ईंट में छिपी हुई एक संरचना का पता लगाया, जिससे एक सीढ़ी दिखाई दी। जैसे ही वे आगे बढ़े, चबूतरे के अंत में एक और दरवाजा दिखाई दिया। झांग चुनफेंग ने अपनी दिव्य चेतना को बाहर की ओर फैलाया और उसे जमे हुए खून का एक कुंड मिला जिस पर खून के निशान थे। अचानक लिंग शुआई के चेहरे के भाव बदल गए और वह तेजी से बाहर निकल गया। झांग चुनफेंग और झो कियान ने उनका पीछा किया और पाया कि लिंग शुआई गायब हो चुका है। खून के निशान का पीछा करते हुए वे एक ऐसे कोने पर पहुंचे जहां लिंग शुआई ने अभी अभी एक राक्षसी जानवर को मार गिराया था और उसकी उड़ने वाली तलवार अभी भी म्यान से बाहर निकली हुई थी।
वह बेपरवाह होकर मुट्ठी भींचे खड़ा रहा, उंगलियां मांस में धंसी हुई थीं, खून धीरे धीरे टपक रहा था। सब कुछ अनदेखा करते हुए उसकी निगाहें एक कोने पर टिकी थी जहां एक अधखाया हुआ शव पड़ा था। महिला का शव, जिसका आधा शरीर गायब था, बेरहमी से चीर फाड़ के निशानों से भरा था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा मांस खा लिया गया था, फिर भी उस पर घोर आतंक का भाव था। उसके शरीर पर जगह जगह काटने के निशान थे और उसका फूला हुआ पेट इस बात का संकेत दे रहा था कि वह गर्भवती थी। लिंग शुआई अपने भारी पैरों को घसीटते हुए धीरे धीरे महिला शव के पास पहुंचा और उसे कोमलता से अपनी बाहों में उठा लिया। कांपते हाथों से उसने अपनी आस्तीन से उसके चेहरे से खून को धीरे से पोंछा। उसके चेहरे से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। वह अपने होठों को दांतों से काट रहा था, जिससे खून आंसुओं में मिलकर उसकी ठुड्डी से टपक रहा था। झांग चुनफेंग ने लिंग शुआई की कांपती हुई सांसों को महसूस किया, जो स्पष्ट रूप से तीव्र भावनाओं को दबा रहा था। झांग चुनफेंग और जो कियान चुपचाप देखते रहे, वे दखल देने से हिचकिचा रहे थे। लिंग शुआई को सांत्वना देने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे, इस समय कोई भी शब्द बेअसर लग रहे थे। लिंग शुआई ने महिला के पहनावे को बड़े ध्यान से व्यवस्थित किया, हर हरकत सावधानीपूर्वक की, मानो किसी भी अतिरिक्त दबाव से उसे नुकसान पहुंच सकता हो। अचानक लिंग शुआई रुक गया, उसने महिला के पेट में हल्की हलचल महसूस की। झुककर उसने ध्यान से निरीक्षण किया और कुछ क्षण बाद उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। एक छोटी सी छुरी से उसने लाश से कहा, शाओ या, मुझे माफ कर दो। हमारे बच्चे की खातिर मुझे तुम्हें कुछ दर्द देना ही होगा। उसने महिला का पेट चीरा, जिससे गर्भनाल का तरल पदार्थ तेजी से बाहर निकला। अंदर एक नन्हा सा शरीर सिकुड़ा हुआ था। लिंग शुआई ने कोमलता से शिशु को बाहर निकाला, उसकी बेहद कमजोर जीवन शक्ति को महसूस करते हुए। गर्भनाल के एक छोटे से टुकड़े को पकड़कर उन्होंने शिशु के जीवन को बनाए रखने के लिए उसमें एक कमजोर आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। तभी उसे नवजात शिशु को साफ करने का मौका मिला। जब उसने मुंह और नाक साफ की तो बच्ची आखिरकार रोने लगी, जिससे उसके संसार में आने का संकेत मिला। उस रोने के बाद बच्चा फिर से चुप हो गया, उसकी सांसें धीमी धीमी चल रही थीं। शिशु की पहली रोने की आवाज उसकी अपनी पहल नहीं थी। मां के गर्भ में रहते हुए उसके फेफड़े संकुचित अवस्था में थे, उनमें हवा नहीं थी। दुनिया में आने के बाद ही बाहरी हवा फेफड़ों में भरी, जिससे शिशु ने पहली बार रोना शुरू किया। लिंग शुआई ने एक चादर ढूंढी और बच्चे को धीरे से लपेट दिया। फिर उसने महिला के शरीर को अस्थायी रूप से दूसरी चादर से ढक दिया और उसे एक थैले में रख दिया। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो लिंग शुआई बच्चे को गोद में लिए चुपचाप बाहर चली गई। उसके पीछे झांग चुनफेंग और जो कियान भी चल रहे थे। जब वे आंगन से बाहर निकले तभी लिंग शुआई की भावनाएं थोड़ी स्थिर हुईं। उसने उन दोनों की ओर मुड़कर पूछा, क्या आपके पास उस व्यक्ति के बारे में कोई सुराग है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? हाँ, झांग चुनफेंग और जो कियान दोनों ने उत्तर दिया। संक्षिप्त चर्चा के बाद उन्होंने पहले जो कियान के भाई की तलाश करने का फैसला किया। इस बार जो कियान ने नेतृत्व किया और राक्षसी जीवों से मुठभेड़ से बचने के लिए कम आबादी वाली गलियों से होकर गुजरी। लिंग शुआई का आध्यात्मिक हथियार, जो उनकी आभा को छुपाने में सक्षम था, अत्यंत उपयोगी साबित हुआ। अराजकता से भरे जिनान शहर में उन्हें सतर्क रहना था। एक बार जब 3 स्तरीय राक्षसी जीव लौट आए और शहर में उन्हें संगठित कर लिया तो उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। दुर्भाग्यवश उन्हें उसी रास्ते से वापस लौटना पड़ा जिससे वे आए थे। झांग चुनफेंग और जो कियान ने आशा की एक किरण को थामे रखा, खासकर पूर्वी द्वार के बाहर बचे हुए लोगों के संकेतों को देखते हुए। छोटी पहाड़ी गुफा से बाहर निकलने के बाद लिंग शुआई ने सावधानीपूर्वक बच्चे के वस्त्र को खोला। समय से पहले जन्मी और कमजोर बच्ची बड़ी मुश्किल से जीवित थी। लिंग शुआई ने अपने थैले में उसकी देखभाल के लिए कुछ भी नहीं ढूंढा, लेकिन कुछ भी उपयुक्त नहीं मिला। मित्रों, क्या आपके पास कोई ऐसा भोजन है जिससे इस बच्ची को पोषण मिल सके? यदि आपके पास कोई ऐसा आध्यात्मिक भोजन हो जिससे उसकी आत्मा और रक्त की पूर्ति हो सके, तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। लिंग शुआई ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा। वह जानता था कि संभावनाएं बहुत कम हैं। आमतौर पर साधक सुविधा के लिए कुछ उपवास की गोलियां साथ रखते थे और शायद ही कभी अन्य भोजन लाते थे। यदि कुछ साधक आध्यात्मिक भोजन भी साथ रखते थे तो नवजात शिशु के लिए उपयुक्त भोजन ढूंढना चुनौतीपूर्ण होता था। समय से पहले जन्मे उस बच्चे को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता थी और उनकी एकमात्र उम्मीद भोजन के माध्यम से ही थी। जो कियान ने अपना सिर हिलाया और लिंग शुआई के चेहरे पर क्षण भर के लिए निराशा झलक उठी। झांग चुनफेंग ने एक पल सोचा, फिर अपने स्टोरेज बैग से एक मिट्टी का जार निकाला और उसे लिंग शुआई को देते हुए कहा, यह कैसा रहेगा? लिंग शुआई ने मिट्टी का घड़ा उठाया और उसे खोला। अंदर सुनहरे रंग के मांस के सूप का एक घड़ा था, जिसे देखकर लिंग शुआई को बहुत खुशी हुई। मांस के सूप के इस जार से उसकी गोद में बैठा बच्चा कुछ समय तक सहन कर पाएगा। अब जबकि जिनान शहर तबाह हो चुका था और सभी उद्योग पतन की ओर थे, उसे नहीं पता था कि स्पिरिट मील मास्टर कहाँ मिलेगा। उन्हें यह आभास हो गया था कि यह सूप शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति की पूर्ति के लिए एकदम उपयुक्त है। इसे इस्तेमाल करने का यही सही समय था। धन्यवाद सीनियर झांग। आपको कितने स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं, ये चीज अभी सिर्फ मेरी भूख मिटा सकती है। मेरे लिए इसका कोई खास उपयोग नहीं है। इसे जूनियर लिंग के लिए उपहार समझो, सीनियर झांग ने उत्तर दिया। यह उसे पहले वांग होंग ने दिया था, जो राक्षसी जानवरों के मांस से बना था। यह एक सुविधाजनक प्रकार का आध्यात्मिक भोजन था। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर झांग। लिंग शुआई ने सूप की एक बूंद को आध्यात्मिक शक्ति से घेर लिया, उसे हल्का गर्म किया और बच्ची को पिला दिया। हालांकि बच्ची गहरी नींद में थी, फिर भी उसकी सहज निगलने की प्रतिक्रिया बरकरार रही। उसने सूप को एक ही बार में गटक लिया। एक बूंद पिलाने के बाद लिंग शुआई रुक गया। आखिर आध्यात्मिक भोजन में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है।
हालांकि यह कोमल होता है, लेकिन एक छोटा बच्चा इतनी ऊर्जा सहन नहीं कर सकता। अब हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? लिंग शुआई ने पूछा। मैं पूर्वी द्वार के बाहर जाकर थोड़ी देर तलाश करना चाहता हूँ, झांग चुनफेंग ने आत्मविश्वास से कहा। वांग हॉन को वहीं से अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन उसने उसे देखा नहीं था और वह अब भी चिंतित था। मैं भी चलूंगी, झोउ कियान ने कहा। उसका छोटा भाई अभी तक नहीं मिला था और वह फिर से उसकी तलाश करना चाहती थी। तो फिर मैं आप दोनों के साथ एक और यात्रा पर चलूंगी, लिंग शुआई ने बच्चे को गोद में लिए हुए कहा। कुछ देर बाद वे तीनों फिर से पूर्वी द्वार की ओर चल पड़े। घेराबंदी तोड़ने के बाद वांग होंग और उनके दर्जनों साथियों को एक पहाड़ी घाटी मिली और उन्होंने अस्थायी विश्राम स्थलों के रूप में कुछ गुफाओं में बने घर खोल लिए। वांग होंग अस्थायी गुफानुमा हवेली में बैठा था और युद्ध में प्राप्त विभिन्न राक्षसी जानवरों के शवों की छंटाई कर रहा था। उसने पहले जो राक्षसी जीवों के शव प्राप्त किए थे, उनसे उपयोगी सामग्री पहले ही निकाल ली गई थी। अब उनका उपयोग केवल दानव शिकार वृक्ष को बीज उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता था। इस बार उसने ताज़ा सामान इकट्ठा किया। राक्षसी जानवरों का मांस सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था और राक्षसी जानवरों से प्राप्त कुछ सामग्री, जैसे कि नुकीले दांत, पंजे, हड्डी के कांटे और सींग को परिष्कृत करके कवच या ताबीज बनाने के लिए कागज तैयार किया जा सकता था। किसी राक्षसी जीव का सबसे कीमती हिस्सा उसका राक्षसी मूल होता था। दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद राक्षसी जीव की आध्यात्मिक ऊर्जा राक्षसी शक्ति में परिवर्तित हो जाती थी। वांग होंग ने इस बार कुल 8 द्वितीय श्रेणी के दानव कोर प्राप्त किए। एक साधक के हाथों में दानव कोर के महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं। दानव शरीर के भीतर निहित राक्षसी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा का एक रूप थी। मनुष्यों और दानव वंश के बीच अंतहीन युद्धों में दानव शरीरों में निहित राक्षसी शक्ति को शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए अनेक विधियां विकसित की गई थीं। उदाहरण के लिए, दानव मूल तत्वों का उपयोग औषधि निर्माण में किया जा सकता था। कई औषधियों के नुस्खों में दानव मूल तत्वों का समावेश होता था, जो विशेष तकनीकों के माध्यम से राक्षसी शक्ति को मुक्त करते थे और उसे शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करके औषधि में समाहित करते थे। कुछ संरचनाएं दानव कोर को शक्ति स्रोत के रूप में भी उपयोग कर सकती थीं। द्वितीय श्रेणी के दानव कोर द्वारा उत्पादित आध्यात्मिक ऊर्जा मध्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर हो सकती थी। हालांकि मध्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की तुलना में दानव कोर बाजार में काफी सस्ते थे, इसलिए वे एक विकल्प के रूप में काम करते थे। अपने अत्यधिक महत्व के कारण द्वितीय श्रेणी और उससे ऊपर के राक्षसी जीव साधकों की दृष्टि में चलते फिरते खजाने के समान थे। मनुष्यों और दानव वंश के बीच का संघर्ष लगभग अनसुलझा था। वांग होंग ने इन द्वितीय श्रेणी के दानव कोर को संग्रहित किया और द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जानवरों से कुछ सामग्रियां, जैसे नुकीले दांत, पंजे, हड्डी के कांटे और सींग काट लिए। विशेषकर इस बार उसने जिन द्वितीय श्रेणी के उच्च श्रेणी के दानव भेड़ियों को मारा, उनकी पीठ पर बालों का एक छोटा सा गुच्छा था जिसका उपयोग प्रतीक कलम को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। यही वह चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी। फिर उसने इन द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीवों की खाल उतार दी, जिसे परिष्कृत करके एजोर वॉर्ड सिटी में अधीनस्थों के लिए कवच बनाया जा सकता था। वांग होंग और उनके समूह ने यहाँ कुछ दिनों तक विश्राम किया, ताकि लगातार लड़ाइयों में लगी चोटें ठीक हो सकें। उनके सामने 2 विकल्प थे, एक तो पूर्वी झोउ साधना क्षेत्र में वापस लौटना, क्योंकि यह स्थान खतरनाक हो गया था और आने वाले दिन शांतिपूर्ण नहीं होंगे। दूसरा, उन अन्य साधना टीमों को खोजना जिन्होंने सफलता प्राप्त कर ली थी और उनके साथ मिलकर काम करना। उनके सफलतापूर्वक प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद दूर से एक उड़ने वाली नाव दिखाई दी, जो जिनान शहर के पश्चिमी द्वार की दिशा से उनकी ओर आ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह उन्हें बचाने के लिए आ रही साधकों की एक टीम थी। हालांकि वांग होंग और संप्रदाय के साधक इस स्थान को स्वतंत्र रूप से छोड़कर पूर्वी झोउ साधना क्षेत्र में वापस नहीं जा सकते थे। वे जिनान शहर में संप्रदाय के मिशन पूरे करने आए थे। अब वापस लौटने का मतलब था कि मिशन अधूरे रह गए। हालांकि भविष्य में और भी कई लड़ाइयां होंगी, लेकिन वांग होंग एक कीमियागर होने के नाते जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, राक्षसी जीवों के खिलाफ अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। चूंकि वांग होंग और शेन जियान, साथ ही अन्य 4 फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स ने अपना निर्णय ले लिया था, इसलिए शेष क्यूई कल्टीवेशन शिष्यों के पास उनका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिनान शहर के पतन के बाद यहाँ से पूर्वी झोउ साधना क्षेत्र में लौटना आसान नहीं था। उनकी शक्ति को देखते हुए अकेले वापस जाना मृत्यु को दावत देने के समान था। तेजी से यात्रा करने के लिए वे अपने उपकरणों पर उड़ते रहे, जिसमें लिटिल पेंग वांग होंग को ले जा रहा था। सभी ची साधना करने वाले साधक मुंह बनाते और दांत पीसते हुए गोल्डन लाइट बाउल में घुस गए। ये स्पष्ट नहीं था कि पिछली जानलेवा लड़ाई के दौरान वे इतनी जल्दी अंदर कैसे घुस पाए थे। इस बार तो 2/3 हिस्सा भी अंदर घुसने में बहुत भीड़ महसूस हुई। बाकी बचे लोगों को पैरों से धक्का देकर जबरदस्ती अंदर धकेलना पड़ा और वे बड़ी मुश्किल से उस कटोरे जैसी जगह में समा पाए। जिनान शहर पर दानव वंश का कब्जा होने के बाद से जिनान शहर के आसपास कई राक्षसी जानवरों की गतिविधियां होने लगी थीं। अपनी यात्रा के दौरान उनका सामना कई राक्षसी जीवों से हुआ। हालांकि सभी के एक साथ मिलकर काम करने से कुछ ही राक्षसी जीव उनकी प्रगति को रोक सके। अचानक बगल से युद्ध की आवाजें सुनाई दी। समूह ने दिशा बदली और शोरगुल की ओर उड़ गया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 3 फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर राक्षसी जानवरों के एक समूह से भयंकर रूप से लड़ रहे थे। राक्षसी दैत्यों के समूह में 4 द्वितीय श्रेणी के दैत्य और 20 से अधिक प्रथम श्रेणी के दैत्य शामिल थे। 3 लोग उनसे निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब वांग होंग ने राक्षसी जानवरों के बीच झांग चुनफेंग को देखा तो उसने तुरंत अपने थैले से एक काली छड़ी निकाली। छोटा पेंग तेजी से नीचे कूदा और जैसे ही वे दूसरे स्तर के राक्षसी जानवर के पास पहुंचे, वह कूद गया और बड़े काले डंडे से नीचे की ओर वार किया।
दूसरे दर्जे के राक्षसी जानवर ने रोकने के लिए अपना पंजा बढ़ाया। बैंग! विशाल काले डंडे ने अपना पंजा तोड़ दिया और अपनी गति जारी रखते हुए राक्षसी जानवर के सिर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वांग हॉन को कार्रवाई करते देख अन्य लोग भी उसमें शामिल हो गए और जल्दी से राक्षसी जानवरों को तितर बितर कर दिया। बड़े भाई, आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। राक्षसी जानवरों को तितर बितर करने के बाद झांग चुनफेंग तेजी से वांग हॉन के पास पहुंचा। झोउ लेई, झोउ कियान को पकड़े गए राक्षसी जानवरों को साफ करने का मौका नहीं मिला था। उसकी निगाहें गोल्डन लाइट बाउल के अंदर कसकर भरे हुए क्यूई कल्टीवेशन कल्टीवेटर्स पर टिकी हुई थीं। जल्द ही उसने झोउ लेई को देखा, जो विकृत आकार में सिकुड़ गया था और उसका केवल आधा सिर ही दिखाई दे रहा था। झोउ कियान झटपट आगे बढ़ी और मूली की तरह झोउ लेई को भीड़ से बाहर खींच लिया। बहन! जीवन और मृत्यु का सामना करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे की बाहों में रोए। झांग चुनफेंग और झोउ कियान को वह व्यक्ति मिल गया जिसकी वे तलाश कर रहे थे। ये देखकर बच्चे को गोद में लिए लिंग शुआई को अपने दिवंगत दाव साथी की याद आ गई और वह उदास महसूस करने लगा। तीनों के फिर से मिलने के बाद वे बाउंड्री पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़े। 3 से 5 दिनों के बाद वे अंततः नव कब्जे में ली गई स्पिरिट स्टोन खदान पर पहुंचे। जिनान शहर से भेजे गए 10,000 से अधिक लोगों के शामिल होने से स्पिरिट स्टोन खदान में निर्माण कार्य आखिरकार सही राह पर आ गया। वे यहाँ एक नया शहर बनाने के लिए जनशक्ति जुटा रहे थे, जिसका नाम उन्होंने बाउंड्री सिटी रखा। किसी शहर का पुनर्निर्माण करना आसान काम नहीं था। इसके लिए एक विशाल कार्यबल, प्रचुर मात्रा में सामग्री, अनेक कुशल औजारों के कारीगर और निपुण गठन विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। नए आने वालों में से कुछ दुकानदार थे जिनके पास विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रचुर भंडार था। यहाँ पहुंचने पर उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने पुराने व्यवसाय फिर से शुरू कर दिए, जिससे स्थानीय संसाधनों की आपूर्ति में काफी वृद्धि हुई। नए कृषकों में परिष्करण उपकरण विशेषज्ञ, प्रशिक्षण विशेषज्ञ और विभिन्न अन्य पेशेवर भी शामिल थे, जो अस्थायी रूप से कुछ तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे। ऐसा कहा जाता था कि पूर्वी झोउ साधना क्षेत्र लोगों को यहाँ आने और नए शहर के निर्माण में सहयोग करने के लिए जुटा रहा था। इसके अलावा जिनान शहर को खोना उनके लिए चुपचाप स्वीकार करने योग्य नहीं था। अतिरिक्त सेना के पहुंचते ही वे निश्चित रूप से जवाबी हमला करेंगे। जिनान शहर को खोने के बाद दानव वंश इसका उपयोग पूर्वी झोउ साधना क्षेत्र पर कभी भी हमले करने के लिए एक गढ़ के रूप में कर सकता था, जिससे यह एक रणनीतिक खतरा बन गया था। इसे वापस हासिल करना आवश्यक था। जिनान शहर की रक्षा करने वाले 4 स्वर्णकोर साधक पहले ही सीमा शहर लौट चुके थे। हालांकि खबर मिली थी कि स्वर्णकोर साधकों में से एक गंभीर रूप से घायल है और मृत्यु के कगार पर है, और यह अनिश्चित था कि उसे बचाया जा सकेगा या नहीं। बाउंड्री सिटी की नई शहरी दीवारें अभी भी निर्माणाधीन थीं और दुकानें और आवासीय भवन आकार लेना शुरू कर रहे थे। नए किंगजू टावर का केवल ढांचा ही खड़ा किया गया था, लेकिन रसायन विद्या की सेवाएं चाहने वाले साधक पहले से ही कतार में खड़े थे। हाल ही में हुए भीषण युद्ध के बाद कई लोग घायल हो गए थे और उन्हें उपचार की गोलियों की आवश्यकता थी। और भी कई लोगों ने अपनी शारीरिक शक्ति में कमी महसूस की और सुधार करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने वर्षों से संचित आध्यात्मिक जड़ी बूटियां निकालीं। अब प्रतिदिन कम से कम 1 दर्जन रसायन विद्या से संबंधित कार्य होते थे। वांग हॉन स्वयं उन्हें नहीं संभालते थे, इसके बजाय उन्होंने ये जिम्मेदारी बुदायों को सौंप दी थी, जो उनकी ओर से सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेती थीं। वांग हॉन ने पर्याप्त कर्म एकत्रित करने के बाद ही रसायन शास्त्र का अभ्यास शुरू किया, जिससे उसे साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय मिल गया। इस तरह वह रसायन शास्त्र और साधना में संतुलन बनाए रख सका। अतीत में जिन विषैली मधुमक्खियों पर वह अत्यधिक निर्भर रहा था, इस बार उनका कोई योगदान नहीं रहा। द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीवों की खाल सख्त थी, जिससे विषैली मधुमक्खियों के लिए उसे भेदना मुश्किल हो गया था। हालांकि उसे जो काली लाठी मिली थी उसका वजन ठीक ठाक था, फिर भी उसे वह थोड़ी छोटी लगी। उसे अपनी पुरानी लंबी भाला ज्यादा पसंद थी, लेकिन अब कोई चारा नहीं था, उसे उसी से काम चलाना पड़ा। उनका मानना था कि उनके प्रतीक निर्माण कौशल में सुधार हुआ है और अब वे उच्च स्तरीय ताबीज बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस बार उसने जिन दानव भेड़ियों से सफेद फर प्राप्त किया, वह आध्यात्मिक हथियार श्रेणी के प्रतीक कलम को परिष्कृत करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। कलम की डंडी की बात करें तो उनके पास पहले से ही एक थी। पहले उन्होंने चंदे के बदले 300 साल पुराना सुनहरा धब्बेदार बांस लिया था, जो अब 500-600 साल पुराना हो चुका था। प्रतीक कलम को परिष्कृत करने के लिए ये सबसे अच्छी सामग्री थी। अगर आपको सीक्रेट फार्मिंग स्पेस नॉवेल पसंद है और आप चाहते हैं कि पूरी सीरीज सबसे पहले और सबसे तेज पढ़ने को मिले, तो अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सेल फोन विद एरो, सिर्फ 40 रुपए में सभी एपिसोड, सबसे तेज अपडेट, बिना किसी देरी के। देर मत कीजिए, अब कहानी का असली मजा वहीं मिलेगा।